एपिसोड 111। कहानी अब तक। रिया ने एक नज़र विराज की तरफ देखा और अपने कदम किचन की तरह बढ़ा दिए। वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए किचन में विराज के लिए खाना तैयार करने लगी। अब वैसे भी रिया बहुत थकी हुई थी, तो इसीलिए उसने फ्राइड राइस बनाने का सोचा, क्योंकि यही एक डिश थी जो वो जल्दी से बना सकती थी। लेकिन रिया काम करते हुए भी बड़ी तेज तेज आवाज़ कर रही थी, जैसे अपना गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही हो। विराज, जो हॉल में ही बैठा था, उसके कानों में भी रिया के बर्तनों को तोड़ने और पटकने की आवाज़ आ रही थी। वो धीरे से बोला, ये खाना बना रही है या बर्तनों से जंग लड़ रही है? इडियट! उद्धरण चिन्ह। अब आगे। रिया प्याज काटते हुए बोली, सोचा था घर जाकर आराम से बेड पर पसर कर सोऊंगी, पर मुझे क्या पता था ये भूखा शैतान मेरी जान खाने के लिए आ जाएगा। मन तो कर रहा है इस प्याज की जगह इसे ही काट डालूं या फिर इसके नाम की सुपारी दे दूं। जीना हराम किया हुआ है इसने मेरा, सच में दुखी कर दिया है मुझे तो। तभी उसे अपनी नेक पर किसी की गर्म सांसों का एहसास हुआ और विराज ने उसके कानों के करीब होते हुए कहा, कैसा होगा अगर मैं तुम्हें तुम्हारे रूम की बालकनी से नीचे धकेल दूं? उद्धरण चिन्ह। रिया, जो प्याज काट रही थी, अचानक उसके हाथ रुक गए और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो झटके से विराज की तरफ पलटी। विराज उसके बहुत ज्यादा करीब खड़ा था, इसीलिए वो पीछे काउंटर की तरफ झुकते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ चाकू उसे दिखाते हुए बोली, मेरे ही घर में आकर मुझे ही धमकी दे रहे हो? शर्म नहीं आती? एक तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए खाना बना रही हूँ और तुम मुझे मेरे घर की बालकनी से धकेलने की धमकी दे रहे हो। ईमान धर्म नाम की चीज है कि नहीं है? उद्धरण चिन्ह। विराज ने उसके ऊपर झुकते हुए उसकी दोनों तरफ अपने हाथ काउंटर की तरफ टिका दिए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम जो मुझे तब से गलियों पर गालियां दिए जा रही हो, उसका क्या? कभी कभी तो लगता है कि तुम्हें अपना कमीनापन दिखा ही दूं। उद्धरण चिन्ह। फिर रिया के हाथ में पड़े हुए चाकू को अपनी उंगली से नीचे करते हुए कहा, और मुझे ऐसे खिलौने से डराने की सोचना भी मत, क्योंकि ऐसे खिलौने से मैं खूब खेला हूं, बल्कि इसका इस्तेमाल मैंने लोगों की गर्दन काटने के लिए भी खूब किया है। उद्धरण चिन्ह। कहने के साथ ही विराज ने रिया के उस चाकू पकड़े हुए हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया और उस चाकू को रिया के गले पर लगाते हुए कहा, कहो तो उसका डेमो तुम्हें अभी दिखाऊं। विराज की ऐसी हरकत पर रिया की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो हकलाते हुए बोली, तुम पागल तो नहीं हो? तुम क्या मुझे यहाँ मारने के लिए आए हो? और ऐसे कैसे मार दोगे तुम मुझे? कानून नाम की भी कुछ चीज होती है कि नहीं? विराज ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया, लेकिन तुम्हारी हरकतें जरूर मुझे ऐसा कुछ करने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए अपने मुंह को बंद रखो और यह बर्तनों से फाइटिंग करना बंद करके चुपचाप मेरे लिए खाना बनाओ। सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। अगर 5 मिनट में खाना लेकर तुम बाहर नहीं आई, तो इस चाकू का इस्तेमाल मैं अपने तरीके से करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर विराज उससे दूर हुआ और फ्रिज की तरफ बढ़ गया। रिया ने पलटकर एक गहरी सांस ली और फिर सीने पर हाथ रखते हुए कहा, ये किस मुसीबत को मोल ले लिया मैंने? रिया, तू अपने मुंह को बंद नहीं रख सकती है क्या? किसी दिन तेरी यह ज्यादा बोलने की आदत से तेरी जान पर बनाएगी। उद्धरण चिन्ह। रिया अब जल्दी जल्दी हाथ चलाते हुए खाना बनाने लगी। वो खाने की प्लेट को लेकर जैसे ही बाहर आई, तो सामने विराज को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विराज वाइन की बोतल खोले हुए ग्लास में वाइन डाल रहा था। रिया जल्दी से उसके पास आए और टेबल पर उस खाने के प्लेट को रखते हुए बोली, तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरी वाइन क्यों ली? तुम्हें पता है ये कितनी महंगी है? उद्धरण चिन्ह। विराज ने वाइन का सिप लेते हुए कहा, इस सस्ती सी वाइन को तुम महंगी क्यों कह रही हो? रिया ने उस वाइन की बोतल को उठाकर अपने पीछे करते हुए कहा, सस्ती सी? तुम्हारे लिए सस्ती सी होती होगी, पर मेरे लिए बहुत महंगी है। और तुमने मुझसे बिना पूछे इस वाइन को हाथ क्यों लगाया? इसे मैं किसी के साथ शेयर नहीं करती। तो विराज ने कहा, मुझे खाने के साथ वाइन पीने की आदत है इसीलिए। वैसे अगर तुम इसे पीना चाहो तो पी सकती हो, मैं इसे और नहीं लेने वाला। इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रिया ने उस बोतल की तरफ देखा और फिर विराज से कहा, टेस्ट अच्छा नहीं है तो क्यों पी रहे हो? मत लो ना, कहकर रिया वहीं नीचे फर्श पर ही बैठ गई और अपने लिए गिलास में वाइन डालने लगी। रिया वैसे तो बहुत कम ही ड्रिंक करती थी, क्योंकि उसे पता था कि वो जरा सी भी ड्रिंक करती थी तो उससे बहुत ज़्यादा चढ़ जाती थी। फिर उसे होश नहीं होता था कि वो ड्रिंक करने के बाद क्या क्या कांड कर दे। लेकिन कभी कभार जब उसका मूड अच्छा नहीं होता था, तब वो वाइन ले लेती थी। और आज भी इसका मूड बहुत खराब हो गया था, विराज की वजह से। इसीलिए उसने ग्लास में अपने लिए वाइन निकाली और उसे पीने लगी।
विराज वाइन की सिप लेते हुए रिया की तरफ देख रहा था, जो नीचे फर्श पर बैठे हुए ही वाइन पी रही थी। विराज बीच बीच में रिया के हाथ के बने हुए फ्राइड राइस भी खा रहा था। वो वाइन पीते हुए बहुत ही गौर से रिया को देख रहा था और मन ही मन बोला, यार, ये है तो वाकई में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ज्यादा शैतान भी। उद्धरण चिन्ह सोचते हुए उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई और उसके जहन में रिया की हरकतें याद आने लगी, जिसे याद कर उसे हंसी भी आ रही थी। वही रिया मुंह बनाते हुए वाइन की सिप ले रही थी। जब उसने विराज को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो चिढ़ते हुए बोली, अब ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा खाना बना दिया ना, चुपचाप वो खाओ और मुझे ऐसे मत देखो। उद्धरण चिन्ह तो विराज ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्यों? क्या तुम मेरे देखने पर या मेरी नज़र पर पाबंदियां लगाओगी? उद्धरण चिन्ह रिया, जिस पर अब वाइन पीने से हल्का हल्का सुरूर आने लगा था और वो पहले ही विराज की वजह से भड़की हुई थी, जिस वजह से उसने गुस्से में अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही वाइन पी चुकी थी। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, पाबंदी? हाँ, मैं तुम्हारी हर चीज पर पाबंदी लगाऊंगी, अगर तुमने मुझे ऐसे घूरना बंद नहीं किया तो। उद्धरण चिन्ह रिया के चेहरे से ही विराज समझ गया था कि अब ये लड़की पूरी तरह से टल्ली हो गई है, इसलिए उसने उसकी हरकत को इग्नोर किया और खाने पर अपना फोकस करने लगा। वही रिया, जो बोतल पकड़े हुए नीचे ही बैठे हुई थी, उसने एक सिप लेते हुए कहा, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मेरी शक्ल कार्टून जैसी है? उद्धरण चिन्ह रिया का सवाल सुनकर विराज के हाथ जो फ्राइड राइस खा रहे थे अचानक रुक गए। उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, क्यों? तुम्हें मेरी बातों से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? उद्धरण चिन्ह रिया ने चिढ़ते हुए कहा, फर्क पड़े मेरी जूती को? मैंने तुमसे जो सवाल किया उसका जवाब दो, वरना ये बोतल तुम्हारे सिर पर फोड़ दूंगी। पूरी शाम बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। उद्धरण चिन्ह विराज ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता तुम्हारे बस की है कि तुम ढंग से खड़ी भी हो पाओ और यह बोतल मेरे सिर पर फोड़ने की बात कर रही हो। उद्धरण चिन्ह रिया अब बोतल पकड़े हुए खड़ी हुई और लड़खड़ाते कदमों से विराज की तरफ बढ़ते हुए बोली, डेमो दिखाऊं क्या? फिर मत कहना कि रिया ठाकुर ने वॉन नहीं किया। उद्धरण चिन्ह कहकर रिया विराज के बहुत पास आ गई। विराज ने सीधे बैठते हुए कहा, तुम ऐसा करके तो दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। उद्धरण चिन्ह रिया जैसे ही बोतल से विराज के ऊपर वार करने वाली थी, तभी उसे याद आया कि अभी भी इस बोतल में वाइन है। इसीलिए उसने मन ही मन सोचा, पहले इसे खाली तो कर दूं, खाली पीली मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सोचकर उसने उस बोतल को अपने मुंह से लगाया और एक ही सांस में उसे पूरी खाली कर दिया। विराज उसे हैरानी से देखने लगा और मन ही मन बोला, वैसे ही पागल है, अब और भी ज्यादा पागल हो जाएगी। रिया ने जब वाइन की पूरी बोतल खाली कर दी तो अपने होठों को अपनी बांह से पोंछते हुए कहा, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ विराज सिंघानिया, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी हुई है। उद्धरण चिन्ह रिया ने बड़ी स्टाइल से यह डायलॉग मारा और जैसे ही बोतल विराज के सिर पर मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वो बोतल समेत सीधे मुंह के बल फर्श पर जाकर पसर गई। विराज, जो आराम से फ्राइड राइस खा रहा था, उसने तिरछी नजरों से रिया को फर्श पर पड़े हुए देखा और अपना सिरना में हिलाते हुए अपनी फ्राइड राइस खाने लगा। रिया कुछ देर तक तो फर्श पर ऐसे ही पड़ी रही। विराज को अजीब सी आवाज आई। उसने अजीब नजरों से रिया की तरफ देखा, जो फर्श पर पड़े पड़े ही रो रही थी। विराज ने लापरवाही से कहा, मरी नहीं हो, खड़ी हो जाओ, जिंदा हो अभी। उद्धरण चिन्ह पर रिया वैसे ही फर्श पर औंधे मुंह पड़े हुए रो रही थी। विराज ने गहरी सांस ली और खड़े होकर रिया की बांह पकड़कर उसे झटके से खड़ा किया। रिया का पूरा चेहरा इस वक्त लाल हो रहा था और वो अजीब सा फेस बनाकर रो रही थी, पर फिर भी वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर विराज को उस पर हंसी भी बहुत आ रही थी। पर फिर भी उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, हो गया शौक पूरा कि अभी और भी कुछ बाकी है? उद्धरण चिन्ह विराज उसे कुछ कहने ही वाला था कि तभी रिया ने कस के विराज की कमर पर अपनी बाहें लपेटी और उसके सीने पर सिर रखकर और भी जोर जोर से रोने लगी। मैं गिर गई, मैं ऐसे कैसे गिर सकती हूँ? मैं तो उस विराज सिंघानिया का सर फोड़ने वाली थी ना, पर वो तो आगे से गायब ही हो गया और मैं सीधा नीचे गिर गई। रिया के अचानक ऐसा करने से विराज एकदम से चौंक गया, लेकिन अब वो रिया को कहता भी क्या, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़की पूरी तरह से नशे में धुत है। जब ये होशो हवास में उसके सामने कुछ भी अनाप शनाप बकती है, तो नशे में तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। रिया विराज के ही सीने से लगी हुई विराज को ही ढेर सारी गालियां दिए जा रही थी। विराज ने अब इरिटेट होते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो रिया। लेकिन तभी रिया ने विराज के ऊपर ही वॉमिट कर दी।
ये देखकर विराज ने कसकर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, बस अब इसी की कमी रह गई थी। इस लड़की से झेली नहीं जाती, तो यह इतना पीती क्यों है? उद्धरण चिन्ह। अब रिया ने अपने कपड़ों के साथ विराज के भी कपड़े खराब कर दिए थे। विराज ने झटके से उसे अपनी गोद में उठाया और उसके रूम की तरफ बढ़ गया और वॉशरूम में लाकर उसे खड़े करते हुए कहा, चुपचाप यहीं खड़ी रहो। कहकर विराज ने अपनी शर्ट ओपन की, पर रिया खड़े होने की बजाय कभी इधर तो कभी उधर लुढ़क रही थी। विराज ने उसे देखकर अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, किस मुसीबत में फंस गया मैं? ये लड़की खुद चलती फिरती मुसीबत है। उद्धरण चिन्ह। उसने अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंकी और रिया का फेस भी वॉश बेसिन के सामने क्लीन करने लगा। रिया उसे देखकर हंसते हुए बोली, तुम्हें पता है, मैंने विराज सिंघानिया की ऐसी की तैसी कर दी। बेचारा किसी कोने में बैठा हुआ रो रहा होगा। अगर वह तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना। मुझसे बड़ा डरता है वो। मेरे सामने तो थर थर कांपता है सूखे पत्ते की तरह। विराज, जो उसके फेस को टॉवल से साफ कर रहा था, उसने मन ही मन कहा, अगर तुम होश में होती ना, तब तुम्हें बताता कि कौन किससे डरता है। उद्धरण चिन्ह। रिया के कपड़े भी खराब हो गए थे, तो विराज ने उसकी टी शर्ट को हटाकर साइड में फेंका और कुछ पल के लिए तो वो रिया को एकटक देखता ही रह गया। आज उसे महसूस हो रहा था कि यह झल्ली सी लड़की वाकई में कितनी ज्यादा हॉट और खूबसूरत है। लेकिन तुरंत ही उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर कर अपने बालों में हाथ फेरा और खुद से ही कहा, यू इडियट विराज, ये रिया है, रिया ठाकुर, चलती फिरती मुसीबत है, ये तुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती। रिया एक बार फिर से आकर विराज के सीने से लग गई और रोंदू सी शक्ल बनाकर बोली, तुम्हें नहीं पता वो मुझे कितना परेशान करता है। जब से मेरी लाइफ में आया है, मेरी जिंदगी झंड कर दी है उस कमीने ने। सही कह रही हूँ, कभी कभी तो मन करता है उसके खाने में जहर मिलाकर उसे दे दूं। मेरी जिंदगी की एक मुसीबत तो कम होगी। उद्धरण चिन्ह। रिया के दिल में जो उसके लिए इतने खूबसूरत विचार थे, इन्हें जानकर विराज कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। फिर उसने अपना सिर झटका और रिया को गोद में उठाकर वापस रूम में लेकर आया और कुछ ही देर में उसके कपड़े भी चेंज कर दिए। फिर उसे बेड पर पटकते हुए कहा, अब चुपचाप मुंह बंद करके सो जाओ, वरना अभी तो सिर्फ धमकी दी थी, सच में तुम्हें उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। उद्धरण चिन्ह। खुराना मेंशन। पार्टी खत्म हो चुकी थी। सभी लोग अपने अपने रूम में आराम करने चले गए थे। वहीं शिवी अपने रूम में इधर से उधर चहलकदमी करते हुए शिवांश के आने का इंतजार कर रही थी। शिवांश पार्टी खत्म होते ही कहीं चला गया था। कहाँ, ये तो शिवी को पता नहीं था। शिवी ने कई बार शिवांश को कॉल भी लगाया, पर शिवांश ने उसके किसी भी कॉल का रिप्लाई नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़की फर्श पर बैठी हुई थी। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े भी जगह जगह से फटे हुए थे। वो लड़की फर्श पर अपना सिर झुकाए बैठी हुई थी। उस रूम में रोशनी नाम मात्र की ही थी, जो सिर्फ बाहर से ही आ रही थी। तभी उस रूम का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला और लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी उस रूम में दाखिल हुई। एपिसोड 113। कहानी अब तक। वो जल्दी से बेड से उतरी और मिरर के सामने जाकर खुद को अच्छे से चेक करने लगी। उसे वैसे तो सब कुछ ठीक लगा, लेकिन अपने होठों पर बाइट का निशान देखकर उसने धीरे से उसे छुआ और उसे समझते देर नहीं लगी कि विराज ने रात को उसके साथ क्या किया होगा। अब तो वो गुस्से से विराज पर चिल्लाते हुए बोली, विराज सिंघानिया, आ गए ना अपनी औकात पर? तुमने कल रात मेरे नशे में होने का फायदा उठाया। उद्धरण चिन्ह। विराज, जो काफी देर से रिया की बातें सुन रहा था, वो बिना किसी भाव के उसे देखते हुए बेड से खड़ा हुआ। इस वक्त विराज ने सिर्फ एक पैंट पहनी हुई थी। उसकी अप्पर बॉडी अभी भी न्यूड थी, जिस पर रात को रिया के दिए नाखूनों के निशान साफ नजर आ रहे थे। अब आगे कुछ पल के लिए तो रिया विराज को ऐसे देखकर जम सी गई, क्योंकि विराज की बॉडी वाकई में काफी हॉट और अट्रैक्टिव थी। विराज ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि रात को मैंने तुम्हारा नशे में होने का फायदा उठाया है? उद्धरण चिन्ह। रिया ने अपनी नजरें चुराते हुए विराज की तरफ देखा और कहा, हाँ, क्योंकि तुम जैसे इंसान से मैं शराफत की उम्मीद तो रख नहीं सकती हूँ। जब तुमने रात को खाना खा लिया था, तो चले क्यों नहीं गए यहाँ से? मेरे रूम में क्यों आए? उद्धरण चिन्ह। विराज अब तक रिया के बहुत पास आ गया था। वहीं रिया विराज को अपने पास आते देख पीछे की तरफ कदम बढ़ा रही थी और पीछे जाते हुए वह दीवार से सटकर खड़ी हो गई। विराज ने अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल रखते हुए कहा, और अगर मैं ये कहूँ रिया ठाकुर कि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ, तो? विराज अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोला। विराज की बात सुनकर रिया ने चिढ़ते हुए कहा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है।
क्योंकि मुझे तुम में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरी हरकतें ऐसी हैं कि मैं ऐसा कुछ करूं। उद्धरण चिन्ह। रिया की बात सुनकर विराज, जो धीरे धीरे रिया के चेहरे पर झुक रहा था, उसने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, पर ऐसा हुआ है, तुमने कल रात मुझे खुद बेड पर अपने ऊपर खींचा था। मैं तो तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा था, पर तुमने ही मुझे सबसे पहले किस करना शुरू किया। हाँ, अगर तुम्हें याद नहीं है तो वो बात अलग है, पर तुमने ऐसा किया था। उद्धरण चिन्ह। रिया को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसने विराज के सीने पर हाथ रख उससे एक दूरी मेंटेन करते हुए कहा, तुम मुझसे दूर रहकर बात करो। फिर अपनी नज़र चुराते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और मेरे कपड़े भी तुमने कल चेंज किए थे। तो विराज रिया से थोड़ा दूर होते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मैंने ही चेंज किए थे, क्योंकि तुमने कल वॉमिट करके अपने और मेरे कपड़े खराब कर दिए थे। उद्धरण चिन्ह। विराज की बात सुनकर रिया घबराते हुए मन ही मन बोली, हे भगवान, क्या इसने मुझे बिना कपड़ों के देखा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। फिर रिया ने अपनी नज़रें दूसरी तरफ किए हुए ही कहा, क्या तुमने कल मुझे ऐसे ही देख लिया था? उद्धरण चिन्ह। विराज, जिसकी नज़र अभी भी रिया के होठों पर थी, जिस पर उसके दिए हुए बाइट के निशान उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे, उसने बिना किसी भाव के कहा, अब जाहिर सी बात है, कपड़े जब मैंने चेंज किए हैं तो सब कुछ तो देखा ही होगा। वैसे डोंट वरी, तुम्हारा फिगर इतना भी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कि मैं उसे इतना गौर से देखूं। कहकर विराज ने साइड टेबल पर रखे अपने फोन को उठाया और किसी को एक मैसेज किया। वही विराज की यह बात सुनकर रिया ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, तुम खुद को समझते क्या हो? हर बार मेरी इंसल्ट करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। विराज, जो अपने फोन में कुछ देख रहा था, उसने तिरछी नजरों से रिया की तरफ देखा और एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फिगर की तारीफ करूं? तो ठीक है, तो सुनो। पर इससे पहले कि विराज उसकी फिगर के कसीदे उसके सामने ही पड़ता, तभी रिया जल्दी से भागकर वॉशरूम में घुस गई और वॉशरूम का डोर अंदर से बंद करते हुए बोली, यह इंसान तो वाकई बड़ा बेशर्म है, कुछ भी बोलता है यार। उद्धरण चिन्ह। वही विराज ने जब रिया को ऐसे जाते हुए देखा तो एक स्माइल के साथ अपना सिर झटका और अपना फोन लेकर रूम से बाहर आ गया। कुछ देर में उसके कपड़े आ चुके थे। उसने दूसरे वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज किए और एक नज़र रिया के रूम की तरफ डालकर वहां से चला गया। रिया अभी तक रूम से बाहर नहीं आई थी, या कह सकते हैं कि वो विराज के सामने आने से थोड़ा कतरा रही थी। खुराना मैंशन। शिवी शिवांश का इंतजार करते हुए बैग की हेड रेस्ट से टेक लगाए सो गई थी। तभी धीरे से उसके रूम का डोर ओपन हुआ और शिवांश ने अंदर जाकर सबसे पहले शिवी की तरफ देखा, जो बैठे बैठे ही सो रही थी। शिवी को ऐसे सोते देखकर शिवांश ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। शिवी ने इस वक्त अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और ब्लैक कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उस ब्लैक कलर में शिवी का गोरा रंग किसी हीरे की तरह चमक रहा था। सोते हुए शिवी बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। वाकई में वो बहुत खूबसूरत थी। उसे किसी मेकअप की जरूरत नहीं थी, उसकी सादगी ही उसकी खूबसूरती थी। शिवी का चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, जिस वजह से उसके बालों ने उसके आधे चेहरे को कवर कर लिया था। शिवांश कुछ देर तक तो शिवी की इस मासूमियत को देखता ही रहा। फिर उसने धीरे से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे किया। वही शिवांश की छुअन महसूस कर शिवी ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। दरअसल शिवी इतनी भी ज्यादा गहरी नींद में नहीं थी। उसने जब शिवांश को अपने सामने देखा तो एक चैन की सांस ली और फिर खड़े होते हुए बोली, शिवांश, कहाँ चले गए थे आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी और आप मेरे फोन का रिप्लाई भी नहीं कर रहे थे। कम से कम आप मुझे एक बार बता तो सकते थे ना कि आप कहाँ हैं। आपको पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। शिवी ने एक साथ कई सारे सवाल पूछ लिए। शिवांश ने शिवी को अपने करीब करते हुए कहा, मेरी इतनी भी फिक्र मत किया करो शिवी, मुझे जरूरी काम था इसलिए गया था। शिवी ने कहा, ऐसा भी क्या जरूरी काम था कि मुझे एक मैसेज करके बता भी नहीं सकते थे? उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं था कि शिवांश पहली बार इतनी रात को लेट आया था। पहले भी शिवांश कई बार रात को लेट आता था, लेकिन शिवी की पहले कभी हिम्मत ही नहीं होती थी शिवांश से यह सवाल जवाब करने की, क्योंकि शिवांश ने उसे कभी भी यह हक दिया ही नहीं था। लेकिन जब से शिवी को पता चला था कि शिवांश भी उससे प्यार करने लगा है, तो खुद ब खुद वो हक भी शिवी को मिल गया था और शिवांश को भी उसका हक ऐसे हक जताना अच्छा लगता था। उसने स्माइल करते हुए शिवी के गाल पर अपना हाथ रखा और कहा ना, जरूरी काम था। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मैं तानिया से मिलने गया था। उद्धरण चिन्ह।
तानिया का जिक्र एक बार फिर शिवांश के मुंह से सुनकर शिवी का चेहरा एकदम से उतर गया। शिवी के फेस एक्सप्रेशन देखकर शिवांश को समझते देर नहीं लगी कि शिवी को अच्छा नहीं लगा शिवांश के मुंह से तानिया का नाम सुनकर। शिवांश ने शिवी को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं उसे लेकर कोई डेट पर नहीं गया था, बल्कि मैं उससे आरव के बारे में पूछने के लिए गया था, क्योंकि जब तक तानिया मुझे आरव के बारे में नहीं बता देती है मैं उसे चैन से नहीं रहने दूंगा। ये जानकर कि शिवांश उसके भाई की वजह से तानिया से मिलने गया था, शिवी के दिल को एक तसल्ली मिली। उसने अपना चेहरा उठाकर शिवांश की तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या तानिया दी ने आपको बता दिया कि आरव कहाँ है? काफी वक्त हो गया है ना, मुझे आरव से मिलना है। उद्धरण चिन्ह। शिवांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, उसने अभी तक कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि कब तक वो इस बात पर चुप्पी साधे रखती है। ठीक है, मैं चेंज करके आता हूँ। उद्धरण चिन्ह कहकर शिवांश वॉशरूम की तरफ चला गया, लेकिन तभी कुछ सोचकर उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर शिवी की तरफ देखा, जो किसी सोच में वहीं खड़ी हुई थी। शिवांश ने उससे पूछा, शिवी, क्या तुम जानती थी कि तानिया की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवी ने शिवांश की तरफ देखा। उसके फेस पर एक अनजाना सा एक्सप्रेशन आकर गुजर गया, लेकिन शिवांश ने उस एक्सप्रेशन को नोटिस कर लिया और उसे समझते देर नहीं लगी कि शिवी इस बात को अच्छे से जानती है। वो वापस शिवी के पास आया और उसके कंधों को पकड़कर पूछा, बताओ मुझे, क्या तुम कुछ जानती हो इस बारे में? उद्धरण चिन्ह। शिवांश की बात सुनकर शिवी के चेहरे पर एक डर नजर आने लगा, जैसे उसे कुछ पुरानी बातें याद आ रही है। शिवांश ने शिवी को इतना डरते हुए देखा तो उसके चेहरे को अपने हाथ में थामते हुए कहा, तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम अब मेरे पास हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और अगर तुम इस बारे में कुछ भी जानती हो तो मुझे बताओ, ताकि मुझे आरव को ढूंढने में कुछ हेल्प मिले। उद्धरण चिन्ह। शिवी आरव के लिए तो किसी भी डर से लड़ सकती थी, इसीलिए उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं जानती हूँ उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, और यह बात सिवाय मेरे किसी को भी नहीं पता थी, यहाँ तक कि डैड को भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। शिवांश शिवी के चेहरे से ही समझ गया था कि शिवी इस जिक्र से कितनी ज्यादा डर रही है, इसीलिए पहले शिवी के डर को दूर करना जरूरी था। वो शिवी को गोद में लेकर ही बेड पर बैठ गया और उसका सिर अपने सीने से लगाते हुए कहा, देखो शिवी, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा शिवांश हमेशा तुम्हारे साथ है। अब अपने डर को दूर करो और मुझे सब कुछ बताओ कि तुम्हें कब पता चला कि तानिया की मेंटल कंडीशन ऐसी है, और तुमने यह बात किसी को भी क्यों नहीं बताई? उद्धरण चिन्ह। शिवी ने शिवांश के सीने से लगे हुए ही कहा, मैं बचपन से इस बात को जानती थी। आपको याद है शिवांश, जब एक बार तानिया जी का हाथ चाकू से कट गया था, तब आपने उनकी बात सुनकर मुझ पर हाथ उठा दिया था। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए शिवी ने अपना चेहरा उठाकर शिवांश की तरफ देखा। शिवांश ने शिवी की आंखों में देखते हुए याद करने की कोशिश की और उसे याद आया कि एक बार जब वो तानिया से मिलने उसके घर गया था, तब उसके हाथों से बहते हुए खून को देखकर वो काफी घबरा गया था। तब तानिया ने उसे बताया था कि शिवी ने उसके हाथ पर यह चाकू मारा है, जिस वजह से उसे यह जख्म लगा है। इस बात को सुनकर शिवांश को शिवी पर इतना गुस्सा आया कि उसने उस 16 साल की शिवी पर अपना हाथ उठा दिया, जिस वजह से शिवी फर्श पर गिर गई थी और अपने गाल पर हाथ रख रो रही थी, पर उसने उस मासूम के आंसुओं को इग्नोर किया और तानिया के हाथ पर बैंडेज करने लगा। ये याद आते ही शिवांश को एक गिल्ट सा महसूस हुआ कि उसने तानिया के कहे में आकर शिवी के साथ कितना बुरा बिहेव किया था। उसने याद करते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। उद्धरण चिन्ह। वो किस्सा याद आते ही शिवी ने रुआंसी होते हुए कहा, वो चाकू मैंने उन्हें नहीं मारा था, बल्कि तानिया दी की गलती से ही उनके हाथ पर कट लगा था, क्योंकि तानिया दी उस चाकू से मेरे चेहरे को। कहते कहते शिवी का गला रुंध गया। शिवी की आधी अधूरी बात सुनकर शिवांश के चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने एक बार फिर पूछा, आगे क्या हुआ? शिवी, बताओ मुझे, और अब तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। शिवी ने आगे कहना शुरू किया, वो चाकू से मेरा चेहरा खराब करना चाहती थी, क्योंकि उनकी एक दोस्त ने उनके सामने ये कहा था कि शिवी तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, और उन्हें ये भी लगता था कि आप मेरी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए वो इनसिक्योर होने लगी थी। उन्हें लगा था अगर वो मेरा चेहरा खराब कर देंगी तो आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये सच था। शिवांश भले ही कई बार तानिया के कहे में आकर शिवी के साथ बुरा बिहेव करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाकई में शिवी की खूबसूरती से अट्रैक्ट भी होता था। यही कारण था कि वो शिवी का निखिल से बात करना बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि शिवी निखिल के साथ कहीं ज्यादा खुश रहती थी।
और निखिल भी हर बार शिवी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था और इसी बात का फायदा उठाकर तानिया ने शिवांश के दिमाग में भी यह बात डाल दी थी कि शिवी निखिल को पसंद करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में है। कंटिन्यू। इश्क एक छोटा सा शब्द, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत एहसासों से भरा। लेकिन इश्क भी एक सजा बन जाता है जब ये किसी ऐसे इंसान से हो जाता है जो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ बर्बादी लाने के लिए ही आया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिसने हमें बर्बाद किया हो उसी से हमें इश्क हो जाए? तो कुछ ऐसी ही स्टोरी है रणविजय और श्री की। रणविजय चौहान जो कि एक एरोगेंट और हार्टलेस पर्सन है, वही श्री एक सुलझी हुई और बहुत ही प्यारी लड़की है। वो दिल की बहुत ही अच्छी है, लेकिन उससे हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती जिस वजह से रणविजय उसकी जिंदगी पर बर्बाद कर देता है। आखिर क्या गलती हुई है श्री से जिसकी सजा रणविजय उसे दे रहा है? जानने के लिए पढ़िए मेरी नई नॉवेल इश्क एक सजा, सिर्फ पॉकेट नॉवेल रीडर पर। ये है मेरी नई नॉवेल इश्क एक सजा का कुछ अंश है। उम्मीद करती हूँ जैसे आपको मेरी और सभी स्टोरीज पसंद आती है ये भी आएगी। तो एक बार इसे भी रीड करके मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये नई स्टोरी कैसी लगी और आप मुझे इसके बारे में सजेशन भी दे सकते हैं। एपिसोड 114। अब आगे शिवी ने आगे कहना शुरू किया। वो चाकू से मेरा चेहरा खराब करना चाहती थी क्योंकि उनकी एक दोस्त ने उनके सामने ये कहा था कि शिवी तुमसे ज़्यादा खूबसूरत है और उन्हें ये भी लगता था कि आप मेरी खूबसूरती से अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसीलिए वो इनसिक्योर होने लगी थी। उन्हें लगा था अगर वो मेरा चेहरा खराब कर देंगी तो आप मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये सच था। शिवांश भले ही कई बार तानिया के कहे में आकर शिवी के साथ बुरा बिहेव करता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाकई में शिवी की खूबसूरती से अट्रैक्ट भी होता था। यही कारण था कि वो शिवी का निखिल से बात करना बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि शिवी निखिल के साथ कहीं ज़्यादा खुश रहती थी और निखिल भी हर बार शिवी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता था। और इसी बात का फायदा उठाकर तानिया ने शिवांश के दिमाग में भी यह बात डाल दी थी कि शिवी निखिल को पसंद करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में है। अब आगे भले ही शिवांश ने कभी यह बात जताई ना हो, पर उसे शिवी का किसी भी और लड़के से बात करना हमेशा गुस्सा ही दिला जाता था। लेकिन अब उसे इस बात का जवाब मिल गया था कि क्यों वो शिवी को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके दिल ने तो बहुत पहले ही इस बात को मान लिया था कि शिवी सिर्फ उसकी है। हालांकि दिमाग को इस बात को एक्सेप्ट करने में काफ़ी वक्त लगा। वहीं ये बात जानकर कि तानिया ने शिवी का चेहरा खराब करने की कोशिश की, शिवांश का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। उसे तो इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि तानिया अपने पागलपन में आकर इस हद तक गिर सकती थी। शिवांश ने एक बार फिर शिवी से पूछा, क्या उसने पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा कोई बिहेव किया है? उद्धरण चिन्ह। तो शिवी ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाते हुए कहा, कई बार और ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा तब करती थी जब कभी वो आपको मुझे देखते हुए देख लेती थी। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी और अगर कोई भी उनके सामने मेरी तारीफ कर देता था तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह होता था। और कभी डैड मेंशन में नहीं होते थे तो वो मुझे पूरी रात बाहर गार्डन में ही रहने के लिए कहती थी। मुझे बाहर बहुत ठंड लगती थी और डर भी लगता था। कई बार तो मैं पूरी रात बाहर बारिश में भीगती थी, पर मैं डर की वजह से अंदर नहीं जाती थी क्योंकि तानिया दी हमेशा मुझे इस बात का डर दिखाती थी, अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी या इस बारे में किसी को कुछ भी कहूंगी तो वो मेरे आरव को तकलीफ देंगी। उद्धरण चिन्ह। कहने के बाद शिवी कुछ देर चुप रह गई। उसकी आंखों में वह सब याद करके नमी आ गई थी और उसके चेहरे पर एक बार फिर डर नजर आने लगा। शिवांश ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा, डरो मत शिवी, मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें अब किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। शिवी ने शिवांश के सीने पर अपना सिर रख लिया और उसकी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए बोली, आपको पता है शिवांश, जब आप पहली बार मुझे उस गार्डन में मिले थे ना, तब तानिया दी ने आपको मुझसे बात करते देख लिया था। फिर उस दिन उन्होंने मुझे बहुत मारा था और यह भी कहा था कि जब भी आप घर पर आओ तो मैं आपके सामने ना आऊं। उद्धरण चिन्ह। धीरे धीरे कर शिवी तानिया की हुई सारी ज्यादतियां जैसे जैसे शिवांश को बता रही थी, शिवांश का चेहरा डार्क होता जा रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि तानिया इस हद तक गिर सकती है। विक्टिम तानिया नहीं, विक्टिम शिवी थी। गलत उसके साथ हो रहा था, वो भी उसी के घर में। अब उसे महसूस हुआ कि क्यों शिवी शिवांश को देखकर इतना ज़्यादा घबरा जाती थी, क्योंकि शिवांश हमेशा तानिया के कहने में आकर शिवी को टॉर्चर करता था और वही तानिया भी शिवी को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी और शिवी का साथ देने वाला कोई भी नहीं था। सारी बात कहने के बाद शिवी ने अपना चेहरा उठाकर शिवांश की तरफ देखा और कहा, उस वक्त मेरा साथ कोई भी नहीं देता था शिवांश, सिवाय निखिल और रिया के।
क्योंकि जब भी मुझे बहुत तकलीफ होती थी मैं उनसे ही अपना दर्द बांटती थी और उन्होंने भी एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज अच्छे से निभाया था। आपको पता नहीं क्यों हमेशा ऐसा लगता था कि निखिल मेरे लिए मेरे दोस्त से भी बढ़कर है, पर सच में वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और हमेशा मुझे प्रोटेक्ट भी करता था। उद्धरण चिन्ह। शिवांश ने गहरी सांस ली और फिर उसने शिवी से पूछा, क्या निखिल इन सब के बारे में जानता है? उद्धरण चिन्ह। शिवी ने कहा, नहीं, मैंने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर भी निखिल को लगता था कि तानिया मेरे साथ कुछ सही नहीं कर रही है। उसने कई बार मुझसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया क्योंकि अगर इसका पता तानिया दी को चल जाता तो वो सारा गुस्सा मेरे आरव पर निकालती और मैं अपने भाई को खोना नहीं चाहती। प्लीज उसे जल्दी से ढूंढ लो शिवांश, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कहते कहते शिवी रोने लगी और वो किसी बच्चे की तरह शिवांश से जिद कर रही थी। शिवांश ने प्यार से शिवी के फोरहेड को चूमते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे आरव को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। अब रोना बंद करो, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जब शिवांश के कहने पर भी शिवी ने रोना बंद नहीं किया, इस पर शिवांश ने सख्ती से कहा, मैंने कहा ना, रोना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शिवांश के ऐसे बोलने पर शिवी एकदम से चुप हो गई, हालांकि उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और पर वो मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं निकाल रही थी। शिवी को ऐसे देखकर शिवांश को उस पर हंसी भी बहुत आ रही थी, क्योंकि रोने से शिवी का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसने प्यार से शिवी के मासूम से चेहरे को पकड़ा और उसके होठों पर बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। शिवांश के ऐसा करते ही शिवी ने शिवांश के कॉलर को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरा दिन। हीर ड्रेसिंग के सामने खड़ी हुई अपने सूट के दुपट्टे को सही कर रही थी। उसने ड्रेसिंग पर रखी हुई अपनी कांच की चूड़ियां को उठाया और धीरे धीरे कर अपनी कलाइयों में पहनने लगी। आज उसके चेहरे से ही लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है। उसके फेस पर एक प्यारी स्माइल थी। उसने छोटी सी बिंदी को अपनी फोरहेड पर लगाया, तभी उसकी नज़र मिरर में ही बैग की तरफ गई, जहां पर अंश अपना एक हाथ अपने सिर के पीछे टिकाए हुए उसे ही एकटक देखे जा रहा था। अंश को अपनी तरफ इस तरह से देखते देख हीर कुछ पल के लिए तो घबरा गई। तभी अंश, जो बिना किसी भाव के उसे देख रहा था, वो बेड से नीचे उतरा और उसने अपने कदम हीर की तरफ बढ़ा दिए। अंश को अपनी तरफ आते देख हीर जल्दी से डोर की तरफ भागी। इससे पहले कि अंश उसे पकड़ता, हीर ने जल्दी से डोर ओपन किया और रूम से बाहर भाग गई। दरअसल उसे इस बात का डर था कि अंश उसे यहाँ रोक ना ले और उसका अपने मायके जाना कैंसिल ना हो जाए। अंश पहले तो उसे इतनी जल्दी यहाँ से भागते देखकर कुछ पल के लिए तो हैरान रह गया। फिर उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, तुम्हें तो मैं देख लूंगा हीर। तुम क्या सोचती हो कि तुम अपने घर जाओगी और मुझसे बच जाओगी? मैं भी अंश खुराना हूँ, चैन से तो तुम्हें वहां भी नहीं रहने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अंश के होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। फिर उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ा दिए। कुछ देर बाद अंश अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ ड्राइव कर रहा था। वहीं हीर विंडो से बाहर देख रही थी। उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी और चेहरे पर अपने घर जाने की एक्साइटमेंट। उसका वश नहीं चल रहा था, वरना अगर उसके पंख होते तो वो उड़कर अपने घर चली जाती। अंश ड्राइव करते हुए उसे बार बार तिरछी नजरों से देख रहा था। तभी अचानक उसने साइड में ही गाड़ी को रोक दिया। हीर ने जब ऐसे बीच रास्ते में अंश को गाड़ी रोकते हुए देखा तो जल्दी से अंश से कहा, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? हमें देर हो जाएगी ना जाने में, वहां सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अंश बिना उसकी बात का जवाब दिए हीर की तरफ झुका। अंश को अपनी तरफ झुकता देख हीर पीछे की तरफ होने लगी। तभी अंश ने झटके से हीर की सीट बेल्ट को ओपन किया और उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसने ये सब इतनी जल्दी किया था कि हीर को कुछ पल के लिए तो समझ ही नहीं आया। वो अपनी आंखें बड़ी किए हैरानी से अंश को देख रही थी, जिसने अभी गॉगल्स लगाए हुए थे। अंश ने अपने गॉगल्स हटाकर साइड की सीट पर फेंके और हीर के सिर के बालों को पकड़कर उसके बालों को थोड़ा नीचे की तरफ खींचा, जिससे हीर का चेहरा ऊपर की तरफ हो गया। अंश ने फिर अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, वहां जाकर भी मुझे भूलना मत, और जब मैं तुम्हें लेने आऊं तो चुपचाप मेरे साथ बिना किसी जिद के आ जाना, वरना फिर से तुम्हें उनके सामने उठाकर ले आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। कहकर अंश हीर की खूबसूरत नाजुक सी गर्दन को देख रहा था, जिस पर बना वो काला तिल जो हमेशा ही अंश का दिल धड़काने पर मजबूर कर देता था। अंश हीर की नाजुक सी गर्दन को बहुत ही सेंसुअल तरीके से अपने होठों से सहला रहा था। हीर ने कहा, अंश हम इस वक्त रोड पर है, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, कोई देख लेगा। अंश ने हीर की नेक को किस करते हुए कहा, डोंट वरी, हमें कोई नहीं देख सकता है।
अब तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अंश ने अपनी गाड़ी की सीट एडजस्ट कर दी और इसी के साथ हीर पूरी तरह से अंश के ऊपर झुक गई। अंश का एक हाथ हीर के सॉफ्ट बालों को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से अंश ने हीर की बैक को पीछे से पुश किया हुआ था। इस वजह से हीर पूरी तरह से अंश के करीब आ गई थी। अंश की ये हरकतें हीर को बेचैन कर रही थी। वहीं उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं कोई उसे ऐसे देख न ले। पर अंश इन सब से बेपरवाह हीर के साथ अपने इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। अंश मत कीजिए ना ऐसा, हीर ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। हीर का ये कहना था कि अंश ने हीर की कॉलरबोन को जोर से बाइट किया, जिससे हीर के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। अंश ने फिर से अपनी सेंशुअल वॉइस में कहा, अब एक शब्द मुंह से मत निकालना। ये कहकर अंश एक बार फिर से हीर में खोने लगा। उसका एक हाथ अब हीर की पतली नाजुक सी कमर को बहुत ही सख्त तरीके से रब कर रहा था, जिससे हीर को दर्द भी हो रहा था। पर वो डर की वजह से कुछ बोल नहीं रही थी, क्योंकि अंश ने उसे पहले ही वार्न किया था। कुछ देर बाद अंश हीर की नेक से दूर हुआ और हीर की नीली आंखों में देखते हुए कहा, मैं यहाँ तुमसे एक दिन की दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकता और तुम 10 दिन रहने की बात कर रही हो। 2 दिन ज्यादा से अगर तुम वहाँ रही तो फिर मैं हर रात तुम्हारे पास आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर हीर ने घबराते हुए कहा, आप ऐसे कैसे वहाँ आ सकते हैं? कोई क्या कहेगा? क्या आपको शर्म नहीं आती? उद्धरण चिन्ह। अंश ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, अपनी बीवी के पास आने में किस बात की शर्म? उद्धरण चिन्ह। नहीं, आप नहीं आएंगे, और अगर आप आए तो मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। कहकर हीर अंश के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी, तो अंश ने एक बार फिर उसकी बैक को प्रेस कर उसे अपने करीब करते हुए कहा, तुम जानती हो ना कि मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है? उद्धरण चिन्ह। अब हीर को कोई और रास्ता नहीं मिला तो उसने अंश को मनाते हुए कहा, प्लीज अंश, मान जाइए ना, मैं पक्का आपसे फिर कभी कुछ नहीं मांगूंगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए हीर ने अपने गले को हल्का सा चेंज किया और बड़ी ही रिक्वेस्ट भरी नजरों से अंश को देखने लगी। वैसे हीर ने सही था कि हीर ने आज पहली बार अंश से कुछ मांगा था, और वो भी इस तरह से। अंश कुछ वक्त तक तो हीर को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता रहा। फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आया कि उसने हीर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, ठीक है, तुम चाहती हो ना कि 10 दिन तक तुम अपने घर पर रहो और मैं तुमसे मिलने ना आऊं, तो ये भी ठीक है। फिर इस 10 दिन तक मैं तुम्हें एक बार भी कॉल नहीं करूंगा। क्या तुम रह पाओगी? उद्धरण चिन्ह। हीर ने जल्दी से कहा, हाँ, क्यों नहीं रह पाऊंगी, और वैसे भी मुझे तो आपसे बात करने का वक्त नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। इस बार अंश ने हीर से कुछ भी नहीं कहा और उसे उठाकर अपनी सीट पर बैठे हुए कहा, ठीक है, अब रहो तुम 10 दिन तक अपने घर में, लेकिन अगर कॉल तुम्हारी तरफ से आया तो तुम मुझे नहीं रोक सकती। एपिसोड 115 कहानी अब तक। वैसे हीर ने सही कहा था कि हीर ने आज पहली बार अंश से कुछ मांगा था, और वो भी इस तरह से। अंश कुछ वक्त तक तो हीर को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता रहा। फिर पता नहीं उसके दिल में क्या आया कि उसने हीर के बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, ठीक है, तुम चाहती हो ना कि 10 दिन तक तुम अपने घर पर रहो और मैं तुमसे मिलने ना आऊं, तो ये भी ठीक है। फिर इस 10 दिन तक मैं तुम्हें एक बार भी कॉल नहीं करूंगा। क्या तुम रह पाओगी? उद्धरण चिन्ह। हीर ने जल्दी से कहा, हाँ, क्यों नहीं रह पाऊंगी, और वैसे भी मुझे तो आपसे बात करने का वक्त नहीं मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। इस बार अंश ने हीर से कुछ भी नहीं कहा और उसे उठाकर अपनी सीट पर बैठे हुए कहा, ठीक है, अब रहो तुम 10 दिन तक अपने घर में, लेकिन अगर कॉल तुम्हारी तरफ से आया तो तुम मुझे नहीं रोक सकती। अब आगे। अंश ने अपनी सीट सही की और गाड़ी स्टार्ट करते हुए मन ही मन कहा, मैं भी देखता हूँ तुम 10 दिन तक मुझसे बात किए बिना कैसे रहती हो, क्योंकि जितना मैं समझ सकता हूँ तुम्हें भी कहीं ना कहीं मेरी आदत हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए अंश के होठों पर अपने आप एक स्माइल आ गई। वहीं हीर ने खुश होते हुए मन ही मन कहा, हाँ, तो मैं कौन सा इन्हें मिस करने वाली हूँ, अच्छा है, अब 10 दिन मैं भी चैन से रह पाऊंगी। कुछ ही देर में अंश ने हीर को उसके घर पर छोड़ा और वहां से ऑफिस के लिए निकल गया। हीर अपने घर आकर बहुत खुश थी। पूरा दिन तो वो अपनी फैमिली के साथ ही बिताने में बिजी रही, लेकिन रात को जैसे ही वो अपने रूम में आए, उसे कुछ अजीब ही खालीपन सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ अधूरा सा है। हीर अपने बेड पर आकर बैठ गई और कुछ देर हेडरेस्ट से टेक लगाए अपना फोन देखने लगी। लेकिन रह रहकर उसके दिमाग में यही बात आ रही थी कि क्या वो एक बार अंश से बात कर ले। उसके दिमाग में सिर्फ अंश का ख्याल ही आ रहा था। वो मन ही मन बोली, क्या मैं एक बार इन्हें कॉल कर लूं? नहीं नहीं, रहने दे हीर, अंश को लगेगा कि मैं उन्हें मिस कर रही हूँ, और हीर तू कॉल करके बात ही क्या करेगी। ये सोच हीर ने अपने मन में आ रहे ख्याल को झटका और अपने फोन को देखने लगी।
कुछ देर उसने सिम्मी से चैटिंग की, फिर वो फोन को साइड टेबल पर रखकर ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। पर हीर को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो बस ऐसे ही आंखें बंद किए लेटी रही और सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन कभी वो इधर करवट बदल रही थी, कभी उधर। कुछ देर बाद वो इरिटेट होकर वापस उठ बैठी और खुद से ही बोली, मुझे हो क्या गया है? पहले तो ऐसा कभी नहीं होता था। मैं तो इस बेड पर ऐसे घोड़े बेचकर सोती थी कि अगर भूकंप भी आ जाए ना तो तब भी मेरी नींद नहीं टूटती थी, और आज मुझे सोने की कोशिश करते हुए 1 घंटा हो गया, पर नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। उद्धरण चिन्ह। फिर कुछ सोचकर उसकी नज़र साइड टेबल पर रखे अपने फ़ोन पर गई। उसने फ़ोन को अपने हाथ में लिया और सोचा, एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ कि अंश सो गए हैं क्या। तभी हीर ने अपने सिर पर टैप करते हुए कहा, हीर तू भी ना पूरी बुद्धू है, वो सो ही रहे होंगे ना। देख नहीं रही रात के 11 बजे बज चुके हैं और रात को सभी लोग सोते ही हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर पता नहीं क्यों हीर के मन में क्या आया कि उसने अंश का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से रिंग जा रही थी, पर हीर के दिल की धड़कन हर रिंग के साथ बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंश से क्या बात करेगी या फिर क्या कहेगी। खुराना मेंशन। वहीं दूसरी तरफ अंश बालकनी में काउच पर बैठा हुआ स्मोक कर रहा था और सोफे की बैक पर अपना सिर टिकाए आसमान की तरफ देख रहा था। नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी, इसीलिए वो कुछ देर के लिए बालकनी की तरफ आ गया था। इस वक्त उसने सिर्फ एक लोअर पहना हुआ था। तभी उसके बगल में रखा हुआ फोन रिंग करने लगा और उसने तिरछी नजरों से अपने फोन की तरफ देखा और फोन की स्क्रीन पर जब क्राइंग बेबी नाम शो हो रहा था तो अंश के होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, जैसे उसे पता था कि यह कॉल जरूर आएगी। अंश ने फोन रिसीव करके कान पर लगा लिया और अपनी भारी आवाज में कहा, क्या हुआ? मेरे बिना एक दिन भी नहीं रहा गया। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ अंश की आवाज सुनकर हीर, जो उससे कुछ कहने वाली थी, अचानक ही उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। अंश ने बात ही ऐसी पूछ ली थी। हीर ने अटकते हुए कहा, नहीं, मैंने कोई आपको इसलिए फ़ोन थोड़ी किया है कि मुझे आपकी याद आ रही थी, बल्कि मैंने तो ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि घर में सब ठीक है ना। अंश ने अपना सिर वापस सोफे की बैक पर टिका लिया और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, भूचाल अभी अभी आया है, भूकंप के झटके अभी भी महसूस हो रहे हैं, बाकी तूफान के आने की तैयारी है और बाढ़ है कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चारों तरफ पानी पानी बिखरा हुआ है। और कुछ। अंश की बात सुनकर हीर ने अजीब एक्सप्रेशन के साथ पहले अपने फोन को देखा और वापस कान पर लगाते हुए कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है? यह क्या बोले जा रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। तो अंश ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब तुम मुझे फोन करके पूरे घर का हाल चाल पूछ रही हो, तो तुम्हें वही बता रहा हूँ। हीर, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझती हो? सीधा सीधा कहो ना कि मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा और तुम मुझे मिस कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। हीर ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं आपको मिस नहीं कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहकर हीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट करके बेड पर फेंका और वापस पिलो पर सिर रखकर लेट गई और अपने बगल में रखे हुए फ़ोन को घूरने लगी। हीर ने फिर अपनी आंखें बंद की और एक पिलो को टाइट हक करते हुए सोने की कोशिश करने लगी। वहीं अंश ने एक तिरछी स्माइल के साथ उस फ़ोन को देखा और फिर सोफे से खड़े होकर रूम के अंदर आ गया। अब भी हीर काफ़ी कोशिश कर रही थी, पर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। हार कर उसने एक बार फिर से अंश का नंबर डायल किया और अपने कानों पर लगाकर अपनी आंखें बंद की। वहीं अंश का फ़ोन रिंग करने लगा। अंश चूंकि बेड पर लेटा हुआ था, वो जैसे समझ गया था कि यह कॉल किसकी होगी। उसने भी आंखें बंद कर अपना फ़ोन कान पर लगाते हुए कहा, मान क्यों नहीं लेती हो कि मुझे मिस कर रही हो? बार बार झूठ क्यों बोल रही हो? उद्धरण चिन्ह। हीर ने अब अंश की बात पर कुछ भी नहीं कहा। उसके पास कुछ कहने के लिए था भी नहीं, तो भला वो ऐसी बात का क्या जवाब देती। कुछ देर तक दोनों के बीच एकदम खामोशी पसरी रही। तभी अंश ने कहा, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही हो तो क्या मैं वहां आ जाऊं? उद्धरण चिन्ह। अंश का ऐसा कहना था कि हीर झटके से उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकते, वरना सब क्या सोचेंगे। उद्धरण चिन्ह। अंश, जो पेट के बल लेटा हुआ था, वो सीधा हुआ और सीलिंग को देखते हुए बोला, यही कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ में इतना गहरा प्यार है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंश की बात सुनकर हीर ने चिढ़ते हुए कहा, कौन सा प्यार? आप तो मुझसे प्यार करते ही नहीं हैं, तो फिर ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। तभी अंश ने एक झटके से पूछा, तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, हीर? उद्धरण चिन्ह। अंश के अचानक से ऐसे सवाल से हीर की बोलती एकदम से बंद हो गई। अब भला वो अंश को क्या कहती, जिस फीलिंग के लिए वो खुद भी कुछ नहीं समझ पा रही थी। लेकिन हाँ,
कहीं ना कहीं उसे अंश की आदत होती जा रही थी और इस बात को आज वो फील भी कर रही थी। अंश ने एक बार फिर पूछा, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम मुझे वाकई में प्यार करती हो? उद्धरण चिन्ह। हीर ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे यह नहीं पता कि जब किसी से प्यार होता है तो कैसा फील होता है। बस मुझे आज नींद नहीं आ रही है। वो आपके पास सोने की। कहते कहते हीर चुप हो गई क्योंकि शर्म की वजह से वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। दरअसल वो आगे कहना चाहती थी कि उसे अंश की बाहों में सोने की आदत हो चुकी थी, इसी वजह से आज उसे अकेले बेड पर नींद नहीं आ रही थी। पर अंश शायद उसकी आधी अधूरी बात से समझ गया था कि उसकी इनोसेंट बीवी क्या कहना चाहती है। अंश ने स्माइल करते हुए कहा, वेट फॉर मी। कहकर अंश ने बिना हीर को कुछ बोलने का मौका दिए ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और बेड से उठ गया। हीर ने कंफ्यूजन से अपने फोन की तरफ देखा और कहा, इनका क्या मतलब था कि मेरा वेट करो? कहीं ये सोचते ही हीर की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वह जल्दी से बेड पर से उठती हुई बोली, नो नो, अंश यहाँ नहीं आ सकते, वरना मैं सबको क्या कहूंगी। इन्हें किसी बात की कोई समझ है कि नहीं? कहकर हीर जल्दी से दोबारा अंश का नंबर डायल करने लगी, लेकिन सामने से अंश ने फोन पिक नहीं किया। अब तो हीर अपना सिर पकड़े हुए रूम में कभी इधर तो कभी उधर चहलकदमी कर रही थी। उसे ये भी याद आ गया कि अंश ने जब उसे घर छोड़ा था तब लास्ट में ये भी कहा था कि अगर कॉल ही की तरफ से आया तब वो अंश को रोक नहीं पाएगी, तब अंश उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। हीर को तो अब खुद पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो इस बात को कैसे भूल सकती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अंश को यहाँ आने से कैसे रोके। हीर ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, भगवान जी, प्लीज थोड़ी सी तो समझ दे दीजिए ना मेरे हस्बैंड को कि ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में सब लोग हैं, दादी है, माँ पापा हैं, ऋषु है, मैं सबको क्या कहूँगी? और ऋषु, वो तो मुझे पूरा दिन चिढ़ाएगा। प्लीज भगवान जी कुछ तो कीजिए। हीर पिछले आधे घंटे से खुद में ही बड़बड़ाए जा रही थी और भगवान से प्रे कर रही थी कि तभी उसे बालकनी के डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। हीर समझ गई कि ये कौन हो सकता है। उसने जल्दी से जाकर डोर ओपन किया और सामने अंश को देखकर वो तो एकदम से शॉक्ड रह गई। वो अभी अंश से कुछ कहने ही वाली थी कि अंश ने उसे साइड में किया और अंदर आते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सकती हो। उद्धरण चिन्ह। हीर ने अंश का हाथ पकड़ा और उसे बालकनी तरफ खींचते हुए कहा, आप ऐसे यहाँ नहीं रह सकते। सुबह सबको पता चलेगा, कोई क्या सोचेगा। उद्धरण चिन्ह। हीर के ऐसे हाथ पकड़ने से अंश अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। वहीं हीर उसके बड़े से हाथ को अपने छोटे हाथों में पकड़े हुए पूरा एफर्ट लगा रही थी उसे खींचने के लिए, लेकिन तभी अंश ने हल्का सा उसे झटका दिया और हीर सीधा अंश के सीने से जा टकराए। इससे पहले कि हीर अंश से दूर होती, अंश ने उसकी कमर को पकड़ते हुए अपने करीब किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं सोचेगा, आई डोंट केयर। अब मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो तुम फालतू की स्टूपिड बातें करना बंद करो और सो जाओ। कहकर अंश ने उसे बेड पर धकेल दिया। अरे पहले मेरी बात तो, हीर कहते हुए जैसे ही बेड से उठने लगी, अंश एकदम से उसके ऊपर आया और उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैंने कहा ना, चुप रहो और कुछ मत बोलो। उद्धरण चिन्ह। कहने के साथ ही अंश ने हीर की नेक में अपना चेहरा घुसा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त हीर उसके भारी भरकम शरीर के नीचे दबी हुई थी। वो उसे हटाने की कोशिश करते हुए बोली, पर आप मेरे ऊपर से तो हटिए ना, मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही है। उद्धरण चिन्ह। अंश ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, चुपचाप सो जाओ हीर, वरना अगर मैं शुरू हो गया ना, तो तुम्हें पता नहीं कौन कौन सी तकलीफें झेलनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह। अंश की बात सुनकर हीर कुछ पल के लिए तो फ्रीज हो गई क्योंकि वो अंश की कही इनडायरेक्ट बात का मतलब समझ रही थी, इसीलिए उसने जल्दी से कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अंश अपना चेहरा हीर की नेक में घुसाए मुस्कुरा रहा था। उसने हौले से हीर की नेक को किस किया और अपने होठों से हीर की नेक को सहलाने लगा। सच तो ये भी था कि अंश भी हीर के बिना सो नहीं पा रहा था। उसे भी नाजुक सी हीर को अपनी बाहों में भरकर सोने की आदत हो चुकी थी। वहीं कुछ ही देर में अंश को हीर की गहरी सांसें महसूस हुई, तो उसने अपना चेहरा उठाकर हीर के चेहरे की तरफ देखा। हीर को इतना सुकून से सोते देखकर अंश ने प्यार से हीर के फहद को चूम लिया और पलटकर हीर को अपने ऊपर कर लिया, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर वह सारी रात अपनी इस नाजुक सी बीवी के ऊपर सोता रहेगा तो सुबह तक उसकी बीवी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। वहीं हीर सुकून से अंश को कसकर पकड़े हुए उसके सीने पर सिर रख सो रही थी। उसके छोटे से चेहरे को उसके बालों ने कवर किया हुआ था। अंश ने अपना एक हाथ हीर की कमर पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से हीर के बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे किया।
एपिसोड 116। कहानी अब तक। वहीं कुछ ही देर में अंश को हीर की गहरी सांसें महसूस हुई तो उसने अपना चेहरा उठाकर हीर के चेहरे की तरफ देखा। हीर को इतना सुकून से सोते देखकर अंश ने प्यार से हीर के फहद को चूम लिया और पलटकर हीर को अपने ऊपर कर लिया, क्योंकि वो भी जानता था कि अगर वह सारी रात अपनी इस नाजुक सी बीवी के ऊपर सोता रहेगा तो सुबह तक उसकी बीवी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। वहीं हीर सुकून से अंश को कसकर पकड़े हुए उसके सीने पर सिर रख सो रही थी। उसके छोटे से चेहरे को उसके बालों ने कवर किया हुआ था। अंश ने अपना एक हाथ हीर की कमर पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से हीर के बालों को उसके चेहरे से हटाकर कान के पीछे किया। अब आगे इस वजह से हीर नींद में ही मुस्कुराने लगी। इस वक्त हीर के चेहरे की स्माइल इतनी प्यारी थी कि अंश का दिल किया कि वो इन मुस्कुराते होठों को अपने होठों से छू ले। तभी हीर ने कसमसाते हुए अपना चेहरा अंश के सीने पर रब किया और थोड़ा सा ऊपर आकर अंश के नेक में अपना चेहरा छुपाकर वापस से सो गई। अंश को हीर की सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। अब ये महसूस होते ही उसने कसकर हीर को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अंश, जो खुद काफी वक्त से खुद को बेचैन महसूस कर रहा था, अब जैसे उसके दिल को एक सुकून मिल गया था और वो समझ गया था कि धीरे धीरे ही सही हीर अब उसका सुकून बन गई है, उसके बेचैन दिल की राहत बन गई है। सुबह का वक्त। हीर की नींद जब खुली तो उसने बेड पर बैठकर एक अंगड़ाई ली। तभी उसे याद आया कि कल रात अंश उसके रूम में आया था। उसने हड़बड़ाकर अपने बगल में देखा तो अंश को वहां न पाकर उसने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। उद्धरण चिन्ह। तभी हीर को रियलाइज हुआ कि वो सपना नहीं हकीकत थी। वो जल्दी से बेड से उठ गई और अपनी फुटवियर पहनते हुए बोली, ये वाकई में रूम में आए थे हीर, पर अब कहाँ है? क्या ये वॉशरूम में होंगे? उद्धरण चिन्ह। कहकर हीर ने अंश को वॉशरूम में चेक किया पर वो वहां नहीं था। हीर ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, कहीं ये नीचे तो नहीं चले गए? अगर फैमिली में सबको पता चल गया तो मैं सबसे कैसे नजर मिलाऊंगी कि इतनी रात को अंश मेरे रूम में क्यों आए थे? इन्हें तो शर्म आती नहीं पर मुझे तो आती है ना। कहकर हीर जल्दी से रूम से बाहर निकल गई और मन ही मन यह मनाती हुई सीढ़ी उतर रही थी कि अंश को फैमिली में किसी ने भी नहीं देखा हो। हीर जब नीचे आए तो उसका ध्यान सिर्फ अंश की तरफ ही था कि तभी वो अपनी दादी से टकरा गई। उसकी दादी पूजा की तैयारी कर रही थी। दादी ने हीर से कहा, हीर, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देखकर नहीं चल सकती क्या? अरे अब शादी हो गई है तुम्हारी, थोड़ा संभल कर चला करो। हीर आसपास अंश को ढूंढते हुए ही दादी से बोली, सॉरी दादी, वो मेरा ध्यान इस तरफ नहीं था। उद्धरण चिन्ह। तभी दादी, जो गौर से हीर के चेहरे को देख रही थी, उन्होंने हीर से कहा, हीर, एक बात बताओ कि तुम्हारे होंठ पर क्या हुआ? तुम गिर गई थी क्या, जो तुम्हारे होंठ सूजे हुए हैं और इस पर यह निशान कैसे बना हुआ है? उद्धरण चिन्ह। हीर ने कंफ्यूजन से पूछा, कौन सा निशान दादी? मैं तो कहीं नहीं गिरी, मैं तो अभी सो कर आई हूँ। तभी सुधा जी दादी को फूल पकड़ाते हुए बोली, लीजिए मान जी, आपकी पूजा के फूल मैं बाहर गार्डन से ले आई हूँ। उद्धरण चिन्ह। दादी ने सुधा की बात पर ध्यान न देते हुए हीर से दोबारा कहा, अरे, मैं बूढ़ी हो गई हूँ पर मेरी नज़र इतनी कमजोर नहीं हुई है। तुम्हारे होठों पर कोई निशान बना हुआ है, लगता है तुम नींद में बेड से गिर गई होगी। देखो तो सही, कितना सूज गई है। दादी की बात सुनकर सुधा की नज़र हीर के चेहरे पर गई और हीर के होठों को देखकर वो अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए बोली, हीर बेटा, जाओ, तुम रेडी हो जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। मैंने तुम्हारी पसंद के पराठे बनाए हैं। उद्धरण चिन्ह। अब दादी भले ही ना समझी हो पर सुधा समझ चुकी थी कि क्या हुआ है, इसीलिए दादी का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने हीर से यह बात कही। दरअसल सुधा जब सुबह सुबह बाहर पूजा के फूल लेने के लिए गई थी तब उन्होंने अंश को बालकनी के रास्ते वहां से जाते हुए देख लिया था और वो समझ गई थी कि अंश पूरी रात हीर के रूम में ही था। तभी दादी ने दोबारा कहा, अरे, सच बता, कहीं नींद में तू बेड से गिर तो नहीं गई? तेरी वैसे भी आदत है नींद में इधर उधर लुढ़कने की। उद्धरण चिन्ह। हीर कंफ्यूजन से कभी दादी की तरफ तो कभी अपनी माँ की तरफ देख रही थी। तभी सुधा ने उसे ऊपर जाने का इशारा किया। सुधा का इशारा समझकर हीर ने दादी से कहा, अरे दादी, मैंने अभी तक शॉवर नहीं लिया है, बस मैं अभी शॉवर लेकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहकर हीर जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर चली गई। वो जल्दी से अपने रूम में आए और वॉशरूम में जाकर मिरर में अपने चेहरे को देखा तो उसकी आंखें जैसे बाहर आने को थी। उसके होठों पर वाकई में बाइट का निशान था, जिसे दादी चोट का निशान कह रही थी। अब उसे समझते देर नहीं लगी कि अंश ने उसके नींद में होने का कितना फायदा उठाया है।
अब तो उसकी शक्ल रोने जैसी भी हो गई कि दादी ने उसे ऐसे देख लिया और यह सोचकर कि उसकी माँ इस निशान को देखकर समझ गई थी। उसे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। उसने रोंदू सी आवाज में मुंह बनाते हुए कहा, ये हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? और मुझे पता कैसे नहीं चला? क्या मैं इतनी गहरी नींद में थी? उद्धरण चिन्ह। सोचकर ही हीर का चेहरा तो शर्म से लाल हो गया। योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ अंश, जो कुछ देर पहले ही वहां से निकला था, वो अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए बड़ी ही दिलकश स्माइल के साथ मुस्कुरा रहा था। रह रहकर उसे सुबह सुबह का वो वक्त याद आ गया जब उसकी नींद खुली थी। फ्लैशबैक। सुबह उसके फ़ोन के अलार्म के साथ ही उसकी नींद खुल गई थी। अंश को सुबह जल्दी जागने की आदत थी क्योंकि वो सुबह जल्दी ही कम से कम 2 घंटे जिम करता था। उसने टेबल पर रखे हुए अपने फ़ोन की तरफ देखा और फ़ोन का अलार्म बंद कर जैसे ही वो उठने लगा तभी उसका ध्यान हीर पर गया, जो पूरी तरह से उस पर कब्जा जमाए हुए सो रही थी। हीर का चेहरा अब अंश के चेहरे के बहुत ही ज्यादा करीब था और उसने कसकर अंश को पकड़ा हुआ था। सुबह सुबह हीर का मासूम सा फेस देखकर अंश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। कुछ पल तक तो वो हीर के इस क्यूटनेस में खो ही गया। इस वक्त अंश को हीर इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी कि उसका मन हुआ कि वो जोर से हीर को अपनी बाहों में भर ले। लेकिन अगर वो ऐसा करता तो हीर, जो कि सुकून से सो रही थी, उसकी नींद खुल जाती। और वैसे तो अंश कौन सा परवाह करने वाला था, लेकिन आज पता नहीं क्यों वो नहीं चाहता था कि हीर की ये सुकून भरी नींद टूटे। लेकिन तभी उसकी नज़र हीर के सॉफ्ट होठों पर गई, जिन्हें देखकर अंश का दिल भी बहकने लगा। आखिर ये सॉफ्ट होंठ अंश के लिए किसी तलब की तरह थे, जिन्हें देखकर ही अंश का दिल जोरों से धड़कने लगता था। उसने धीरे से हीर को साइड में पलटा और खुद उसके ऊपर आकर अपने अंगूठे से उसके होठों को छूने लगा। अंश के ऐसे करने से हीर नींद में ही क्यूट सा पाउट बनाने लगी। हीर की यह हरकत देखकर अंश मुस्कुराए बिना ना रह सका। उसने धीरे से अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, सो स्वीट, योर लिप्स आर बटरी सॉफ्ट एंड योर क्यूटनेस ओवरलोडेड। उद्धरण चिन्ह। अंश अब खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाया और उसने अपनी बीवी के सॉफ्ट होठों को अपने सख्त होठों में भर लिया और वो उन्हें बहुत ही प्यार से स्मूच करने लगा। हीर के होंठ अंश को इतने ज्यादा सॉफ्ट और मखमली लगते थे कि धीरे धीरे उसकी यह सॉफ्ट किस वाइल्ड किस में बदलने लगी। हीर के मखमली होठों को टच करते ही अंश का मन तो उन्हें खा जाने का कर रहा था। वहीं हीर नींद में ही बार बार अपना चेहरा इधर उधर करने की कोशिश कर रही थी, तो अंश ने अपने एक हाथ से हीर के चेहरे को पकड़ लिया और दूसरे हाथों से हीर के बालों को बहुत ही सॉफ्टली सहलाने लगा ताकि हीर की नींद न टूटे। और वाकई में अंश के ऐसा करने से हीर ने हिलना बंद कर दिया। अंश हीर के होठों को हल्का हल्का बाइट भी कर रहा था। हीर के होंठ इतने ज्यादा सॉफ्ट थे कि अंश के हल्के से बाइट करने पर भी उन पर निशान बन जाता था। अंश का तो मन कर रहा था कि वो उन्हें जोर से बाइट करे, पर हीर की नींद के चक्कर में फिलहाल के लिए उसने अपनी इस विचार को छोड़ ही दिया। कुछ देर बाद जब हीर को सांस लेने में दिक्कत हुई तो अंश को ना चाहते हुए भी उससे थोड़ा दूर होना पड़ा। उसकी नज़र हीर के होठों पर गई, जो हल्की स्वेलिंग और सुर्ख होने के साथ और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। अंश का मन तो अब भी हीर से दूर होने का था ही नहीं, पर वो इतना तो समझ गया था कि अभी वो हीर से दूर नहीं हुआ तो फिर वो खुद को रोक नहीं पाएगा। जैसे ही वो हीर के ऊपर से उठने लगा तभी हीर ने नींद में ही उसकी शर्ट को पकड़ लिया था और धीरे से बोली, अंश प्लीज मत जाए ना, मेरे पास रहिए। उद्धरण चिन्ह। अंश इतना तो जानता था कि अगर हीर नींद में नहीं होती तो शायद ही यह बात कहती, पर हीर की बात सुनकर उसे तो अपना दिल और भी तेज धड़कता हुआ महसूस हुआ। हीर की बात सुनकर अंश ने स्माइल करते हुए हीर के फोरहेड को चूमा और उसके कानों की तरफ झुकते हुए कहा, अगर मैं अभी नहीं गया ना तो फिर तुम बहुत पछताओगी क्योंकि फिर तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए अंश ने हीर के नेक को किस किया और झटके से उसके ऊपर से उठ गया। हीर नींद में ही बेड पर हाथ फेरते हुए जैसे किसी को ढूंढ रही थी। अंश ने एक पिलो हीर के पास ही रख दिया और वो उसे पकड़े हुए एक बार फिर से गहरी नींद में चली गई। शायद अब अंश की जगह उस पिलो ने ले ली थी। अंश का दिल हीर को ऐसे छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल मन नहीं मान रहा था, पर अब दिन धीरे धीरे निकलने लगा था। उसे तो इस बात की परवाह नहीं थी कि अगर हीर की फैमिली को पता चल जाता कि अंश पूरी रात हीर के रूम में था तो वो लोग क्या सोचेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों वो हीर के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो बालकनी के रास्ते से ही रूम से बाहर निकल गया। फ्लैशबैक एंड। हीर के ख्यालों में खोए हुए ही अंश खुराना मेंशन पहुंच चुका था। आज उसके फेस की स्माइल जैसे जा ही नहीं रही थी। वो अपनी उंगली में गाड़ी की चाबी को घुमाते हुए सीढ़ियों की तरफ जा ही रहा था। तभी स्वर्णा जी, जो अभी मंदिर से ही आई थी, उन्होंने अंश को आज इतनी सुबह सुबह बाहर से आते हुए देखा तो उसे रोकते हुए पूछा, अंश
तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो बेटा? उद्धरण चिन्ह। स्वर्णा की आवाज सुनकर अंश के बढ़ते कदम एकदम से रुक गए और उसने पलटकर अपनी माँ की तरफ देखा, जो सवालिया नजरों से उसे ही देख रही थी। अंश ने थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहा, मॉम, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। उद्धरण चिन्ह। तो स्वर्णा जी उसके पास आए और हैरानी से बोली, गाड़ी में, मॉर्निंग वॉक पर? उद्धरण चिन्ह। अंश ने चिढ़ते हुए कहा, मॉम, कितने सवाल पूछती हैं आप प्लीज, आप डैड की तरह तो बिल्कुल मत बनिए। उद्धरण चिन्ह। कहकर अंश ने अपनी माँ के गले में अपनी बाहें डाली और उनके गाल पर किस करते हुए कहा, ब्रेकफास्ट पर मिलता हूँ आपसे। उद्धरण चिन्ह। कहकर अंश वापस सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर चला गया। स्वर्णा ने उसे जाते हुए देखा और खुद से ही कहा, यह आज कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा है। फिर तभी कुछ सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब हीर के इसकी जिंदगी में आने की वजह से हो रहा है। चलो जो भी है, अच्छा है। मेरे सभी बच्चे अपनी लाइफ में खुश रहे और मुझे क्या चाहिए। उद्धरण चिन्ह। तभी राजवीर जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, खुद से ही क्या बातें कर रही हो स्वर्णा? उद्धरण चिन्ह। स्वर्णा ने पलटकर राजवीर जी की तरफ देखा और फिर स्माइल करते हुए उनके पास आए और फिर प्रसाद उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले ही प्रसाद खाए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर जी ने दोनों हाथ स्वर्णा की तरह बढ़ाए तो स्वर्णा ने उनके हाथ पर प्रसाद रखा। राजवीर जी ने वह प्रसाद खाकर फिर दोबारा पूछा, अब बताओ क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। स्वर्णा जी ने पूजा की थाली टेबल पर रखी और फिर सोफे पर राजवीर जी के पास बैठते हुए कहा, राजवीर जी, मुझे आपसे अपने बेटों के बारे में कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। तो राजवीर जी ने न्यूज़पेपर को खोलते हुए कहा, अब क्या कर दिया तुम्हारे बेटों ने? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 117। कहानी अब तक। स्वर्णा ने पलटकर राजवीर जी की तरफ देखा और फिर स्माइल करते हुए उनके पास आए और फिर प्रसाद उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले ही प्रसाद खाए। उद्धरण चिन्ह। राजवीर जी ने दोनों हाथ स्वर्णा की तरह बढ़ाए तो स्वर्णा ने उनके हाथ पर प्रसाद रखा। राजवीर जी ने वह प्रसाद खाकर फिर दोबारा पूछा, अब बताओ क्या हुआ है? उद्धरण चिन्ह। स्वर्णा जी ने पूजा की थाली टेबल पर रखी और फिर सोफे पर राजवीर जी के पास बैठते हुए कहा, राजवीर जी, मुझे आपसे अपने बेटों के बारे में कुछ बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। तो राजवीर जी ने न्यूज़पेपर को खोलते हुए कहा, अब क्या कर दिया तुम्हारे बेटों ने? उद्धरण चिन्ह। अब आगे। स्वर्णा जी ने चिढ़ते हुए कहा, आप हमेशा यही क्यों सोचते हैं कि मेरे बेटे कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं? बल्कि मैं तो ये कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि मेरे दोनों बेटों की लाइफ अब पटरी पर आने लगी है। शिवी और शिवांश के बीच में भी सब कुछ ठीक हो गया है और मुझे तो लगता है कि हीर और अंश की लाइफ में भी सब कुछ ठीक होने वाला है। उद्धरण चिन्ह। राजवीर जी ने एक नज़र स्वर्णा जी की तरफ देखा और वापस अखबार में देखते हुए कहा, शिवांश का तो फिर भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन इस अंश की आदतें मैं अच्छे से जानता हूँ। यह इतनी जल्दी लाइन पर नहीं आने वाला। इस बार स्वर्णा जी ने थोड़ी नाराजगी से कहा, आप हमेशा अंश के बारे में ऐसा ही क्यों सोचते हैं? उद्धरण चिन्ह। राजवीर जी ने अखबार बंद करके सामने टेबल पर रखा और फिर स्वर्णा जी से कहा, कल तुम्हारा यही लाडला बेटा मिस्टर कपाड़िया के ऑफिस में जाकर उसे धमका कर आया है। उनका कल ही मेरे पास फोन आया था और वो तुम्हारे बेटे की हरकतों का बखान मेरे सामने कर रहे थे। तो बताओ, मैं उसके बारे में ऐसी बातें क्यों ना करूं? उद्धरण चिन्ह। पहले तो स्वर्णा जी राजवीर जी की बात पर हैरान थी, फिर जल्दी ही बात बदलते हुए बोली, देखिए, मैं आपसे आपके बेटों की फैमिली के बारे में बात कर रही हूँ और आप हैं कि बिजनेस की बातें कर रहे हैं। आपसे तो बात करना ही बेकार है राजवीर जी। उद्धरण चिन्ह। कहकर स्वर्णा जी ने पूजा की थाली उठाए और वहां से चली गई। राजवीर जी ने उन्हें जाते हुए देखा और ना में सिर हिलाते हुए कहा, यही फर्क होता है स्वर्णा, तुम माँ हो ना, इसीलिए हमेशा दिल से सोचती हो, पर मैं इनका बाप हूँ, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। यह बाहर क्या क्या करते फिरते हैं? कहकर राजवीर जी दोबारा अखबार पढ़ने लगे। योजक चिन्ह। रिया एक ठेले वाले पास खड़ी हुई भेलपुरी खा रही थी। वह भेलपुरी के चटकारे लेते हुए बोली, वाह छुटन भैया, क्या भेलपुरी बनाते हो तुम, तुम्हारी चाट के तो क्या कहने। फिर प्लेट आगे करते हुए बोली, थोड़ा तीखा और बढ़ाना इसमें। उद्धरण चिन्ह। छुटन भैया, जो रिया की तारीफों की पुल में आसमान चढ़े जा रहे थे, खुश होते हुए रिया की प्लेट में तीखी चटनी डालते हुए बोले, अरे रिया दीदी, मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए, मैं भला इतनी तारीफ के कहाँ लायक हूँ। उद्धरण चिन्ह। तो रिया ने भेलपुरी खाते हुए कहा, अरे छुटन भैया, तुम्हें नहीं पता, मैं किसी की तारीफ ऐसे ही नहीं करती हूँ। अरे तुम तो हो तारीफ के लायक, मैं तो कहती हूँ तुम तारीफ के लिए ही पैदा हुए हो।
वैसे मैं ना तुम्हारे लिए कुछ सोच रही थी। उद्धरण चिन्ह। छुट्टन भैया ने अपने हाथ पोंछते हुए पूछा, क्या सोच रही थी दीदी? उद्धरण चिन्ह। तो रिया ने प्लेट को साइड में रखा और छुट्टन भैया के कंधे पर एक हाथ रखते हुए बोली, सोचो छुट्टन भैया, अगर आपके इस ठेले वाली बिजनेस को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए तो। उद्धरण चिन्ह। छुट्टन भैया ने कहा, अरे दीदी, क्या मजाक कर रही हो? भला इस ठेले को बिजनेस कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो रिया ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, मैं एक बड़ी कंपनी में काम करती हूँ, और बिजनेस कैसे किया जाता है और बिजनेस कैसे बढ़ाया जाता है, मुझसे बेहतर तुम्हें कौन बता सकता है? उद्धरण चिन्ह। अब तो छुट्टन भैया भी रिया की बातों से इम्प्रेस होने लगे। वो हैरानी से बोले, सच में रिया दीदी, वाकई में मेरा भेलपुरी का बिजनेस और ज्यादा बढ़ सकता है। उद्धरण चिन्ह। रिया ने छुट्टन भैया को वहीं पर रखी बेंच पर बैठाते हुए कहा, चलो यहाँ बैठकर बात करते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जल्दबाजी में नहीं की जाती हैं। वैसे भी सुबह का वक्त था तो वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए छुट्टन भैया भी रिया के साथ ही वहाँ रखी बेंच पर बैठ गए। तो रिया ने उसे समझाते हुए कहा, देखिए, आप इसकी पहले मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए और आप मार्केटिंग की चिंता मत कीजिए। मैं खुद उसकी मार्केटिंग करूंगी और अपने ऑफिस में भी सभी को यहाँ के बारे में बताऊंगी। आपको नहीं पता, मेरे ऑफिस में एक से एक चटोरी लड़कियां हैं। सबसे पहले तो मैं उन्हें जाकर तुम्हारे ठेले के बारे में बताऊंगी, फिर देखो कैसे मक्खियों की तरह तुम्हारी ठेले पर भिन भिन आती हैं। उद्धरण चिन्ह। रिया की बात सुनकर तो छुट्टन भैया के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल नजर आने लगी। उसने तो सपने देखना भी शुरू कर दिया था कि वह अपने ठेले के पास खड़ा हुआ सभी को भेलपुरी की प्लेट बांट रहा है और उसका पूरा ठेला खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ था। रिया ने खड़े होते हुए कहा, चलो छुट्टन भैया, अभी तो मैं चलती हूँ, मैं फिर आकर आपसे बात करूंगी। कहकर रिया जैसे ही वहां से जाने लगी, तभी उसने कुछ सोचकर पलटकर छुट्टन भैया की तरफ देखा जो अभी भी अपने सपनों में ही गुम थे। रिया वापस उसके पास आए और उसे कंधे पर टैप करते हुए बोली, अरे छुट्टन भैया, अब बिजनेस की बात हो रही है तो क्यों न एक डील हम दोनों भी कर लें। छुट्टन भैया अचानक ही अपने सपने दुनिया के बाहर आए और खड़े होते हुए बोले, डील? कैसी डील रिया दीदी? ये डील विल मुझे तो समझ नहीं आती है। उद्धरण चिन्ह। तो रिया ने कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी आपकी बिजनेस पार्टनर बन जाऊं, और सच बताऊं, अगर आप मुझे अपना पार्टनर बना लेंगे ना, तो आपके 1 से 10 ठेले होंगे, 10 से फिर 20 होंगे, 20 से 50 होंगे, और धीरे धीरे कर हम इसकी चेन पूरे शहर में तो क्या पूरे इंडिया में और फिर पूरे वर्ल्ड में फैला देंगे। फिर देखो कैसे हम करोड़पति बन जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। छुट्टन भैया तो रिया की इस बात से फूले नहीं समाये और वह खुश होते हुए बोले, क्या सच में ऐसा हो सकता है रिया दीदी? उद्धरण चिन्ह। तो रिया ने कहा, अरे सच में क्या? पक्का ऐसा होगा? बस जैसा मैं कह रही हूँ आप तो वैसा करते जाए। पर हाँ, जब भी मैं आपके ठेले पर भेलपुरी खाने आऊंगी तो आप मुझे 50% डिस्काउंट भी देंगे। बोलिए, डन। उद्धरण चिन्ह। तो छुट्टन भैया ने भी रिया के हाथ पर टैप करते हुए कहा, अरे पक्का डन है जी, मैं तो आपको फ्री में भेलपुरी खिलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। रिया ने छुट्टन भैया की बलाएं लेते हुए कहा, अरे जीते रहो छुट्टन भैया, अब आप देखिए कैसे मैं आपके इस ठेले को फेमस करती हूँ। कहकर रिया जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी की स्टीयरिंग को पकड़ते हुए बोली, वैसे मेरा आइडिया अगर काम कर गया तो मुझे उस विराज सिंघानिया के ऑफिस में काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। मेरा अपना खुद का बिजनेस होगा और मैं इतना पैसा कमाऊंगी कि उसकी कंपनी को सबसे पहले टेक ओवर करूंगी और फिर उसे अपना असिस्टेंट रखूंगी। बड़ा आया मुझे परेशान करने वाला। कहते हुए रिया ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। योजक चिन्ह। शिवांश अपने केबिन में बैठा हुआ एक फाइल को गौर से देख रहा था कि तभी उसकी डोर पर किसी ने नॉक किया। शिवांश ने फाइल में ही देखते हुए कहा, कम इन। तभी उसका असिस्टेंट डोर ओपन कर अंदर आ गया। उसके पीछे ही एक और शख्स, जिसकी उम्र करीब 50 के लगभग रही होगी, वह भी अंदर आया। असिस्टेंट ने अंदर आकर कहा, शिवांश सर, यह आपसे मिलना चाहते थे। शिवांश ने अपनी नज़र उठाकर सामने खड़े शख्स की तरफ देखा तो शख्स ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मिस्टर खुराना, मैं हूँ डॉक्टर रहेजा। आपने ही कहा था ना मुझसे मिलने के लिए। शिवांश समझ गया कि यही डॉक्टर रहेजा है जिससे तानिया अपना मेंटली ट्रीटमेंट ले रही थी। शिवांश ने अपने असिस्टेंट से कहा, ठीक है तुम जाओ। उद्धरण चिन्ह। उसका असिस्टेंट रूम से बाहर चला गया। शिवांश अपनी चेयर से खड़ा हुआ और सोफे की तरह बढ़ते हुए कहा, बैठिए मिस्टर रहेजा। कहकर वह खुद भी सोफे पर बैठ गया।
मिस्टर रहेजा उसके सामने ही सोफे पर बैठे और उन्होंने सवालिया नजरों से शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? उद्धरण चिन्ह। शिवांश कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, तानिया, मुझे तानिया माथुर के बारे में आपसे कुछ पूछना है। तानिया का नाम सुनकर मिस्टर रहेजा के फेस के एक्सप्रेशन थोड़े से अजीब हो गए। फिर उन्होंने तुरंत ही नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ पूछा, तानिया माथुर, उसके बारे में आपको क्या पूछना है? तो शिवांश ने कहा, वही जो तानिया माथुर पूरी दुनिया से छुपाती फिरती है, उसकी मेंटल कंडीशन के बारे में। और उम्मीद करता हूं कि आप मुझसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तो मिस्टर रहेजा ने कहा, देखिए मिस्टर शिवांश, ये सब बातें बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है। हम अपनी पेशेंट की कोई भी बात कभी भी बाहर रिवील नहीं करते हैं। तो मैं बिना उनकी परमिशन के उनकी मेंटल कंडीशन के बारे में आपको क्यों बताऊं? उद्धरण चिन्ह। तो शिवांश इस वक्त थोड़ा सा रौबिला रवैया अपनाते हुए कहा, आपके लिए यही बेहतर होगा मिस्टर रहेजा कि आप मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दीजिए, वरना सवालों के जवाब निकलवाना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, और आप भी नहीं चाहेंगे कि मुझे अपना दूसरा तरीका आजमाना पड़े। शिवांश इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से कह रहा था, लेकिन उसकी कही हर एक बात में मिस्टर रहेजा के लिए एक वार्निंग भी छुपी हुई थी, जिसे मिस्टर रहेजा अच्छे से समझ गए, और वह जानते थे कि खुराना फैमिली के खिलाफ जाने का क्या नतीजा हो सकता है। शिवांश गुस्से में जाकर उनके लाइसेंस को ही रद्द करवा दे, इसीलिए उसने शिवांश को सारी बात सच सच बताने का फैसला कर लिया और फिर कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, हाँ, वह अपना मेंटल ट्रीटमेंट मेरे से ही ले रही थी, और वह नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को भी पता चले, यहाँ तक कि उन्होंने यह बात मिस्टर माथुर से भी छुपाई थी। उद्धरण चिन्ह। फिर धीरे धीरे कर उन्होंने तानिया की पूरी मेंटल कंडीशन के बारे में उसे बता दिया और यह भी बताया कि अगर वह मेडिसिन नहीं लेती है तो वह या तो खुद को या तो फिर सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये सब सुनकर शिवांश ने मिस्टर राहेजा से कहा, और उसकी यह कंडीशन कब से है? उद्धरण चिन्ह। तो मिस्टर राहेजा ने कहा, पिछले 10 सालों से, लेकिन उसने इसकी ट्रीटमेंट लेना 7 साल पहले ही शुरू किया था। वह भी मिसेज माथुर उसे मेरे पास लेकर आई थी और उन्होंने ही मुझे कहा था उनकी इस कंडीशन के बारे में किसी को भी ना बताया जाए, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड मिस्टर माथुर को भी नहीं। अब ऐसा क्यों था ये तो मुझे पता नहीं। वैसे हर बार वक्त के साथ उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें कई बार कहा भी था कि मिस्टर माथुर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि वह मिस तानिया के डैड थे और उनसे कुछ भी छुपाना ठीक नहीं था। क्योंकि कहते कहते मिस्टर राहेजा रुक गए। मिस्टर राहेजा की अधूरी बात को सुनकर शिवांश ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्योंकि से आपका क्या मतलब है? क्या कुछ और भी है? उद्धरण चिन्ह। तो मिस्टर राहेजा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, क्योंकि हर बढ़ते वक्त के साथ वह और भी ज़्यादा बीमार होती जा रही थी, और अब उसकी कंडीशन ऐसी है कि अगर वह अपनी दवाएं वक्त पर नहीं लेती है। एपिसोड 118 कहानी अब तक। मिस्टर राहेजा ने कहा, पिछले 10 सालों से, लेकिन उसने इसकी ट्रीटमेंट लेना 7 साल पहले ही शुरू किया था। वह भी मिसेज माथुर उसे मेरे पास लेकर आई थी और उन्होंने ही मुझे कहा था उनकी इस कंडीशन के बारे में किसी को भी ना बताया जाए, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड मिस्टर माथुर को भी नहीं। अब ऐसा क्यों था ये तो मुझे पता नहीं। वैसे हर बार वक्त के साथ उनकी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी, इसीलिए मैंने उन्हें कई बार कहा भी था कि मिस्टर माथुर को इस बारे में इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि वह मिस तानिया के डैड थे और उनसे कुछ भी छुपाना ठीक नहीं था। क्योंकि कहते कहते मिस्टर राहेजा रुक गए। मिस्टर राहेजा की अधूरी बात को सुनकर शिवांश ने अपनी भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्योंकि से आपका क्या मतलब है? क्या कुछ और भी है? उद्धरण चिन्ह। तो मिस्टर राहेजा ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, क्योंकि हर बढ़ते वक्त के साथ वह और भी ज़्यादा बीमार होती जा रही थी, और अब उसकी कंडीशन ऐसी है कि अगर वह अपनी दवाएं वक्त पर नहीं लेती है, अब आगे तो गुस्से में आकर वो किसी की भी जान ले सकती है। उन्हें अपने इमोशंस पर किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है, पर ऐसे पेशेंट का खुलेआम घूमना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। उद्धरण चिन्ह। ये बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर थोड़ी परेशानी वाले एक्सप्रेशन आ गए। वो समझ गया कि तानिया शिवी के सामने इतनी ज़्यादा हाइपर क्यों हो जाती थी। उसने डॉक्टर रहेजा से कहा, ठीक है डॉक्टर, अगर मुझे आपसे कुछ और पूछना होगा तो मैं आपसे खुद मिलने आऊँगा, अब आप जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। शिवांश की बात सुनकर डॉक्टर रहेजा खड़े हुए और रूम से बाहर चले गए। तभी सामने रखा शिवांश का फ़ोन रिंग करने लगा, तो शिवांश ने फ़ोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए कहा, हेलो। उद्धरण चिन्ह।
तभी सामने वाले की बात सुनकर शिवांश की पकड़ गुस्से से अपनी फोन पर कस गई और वो सोफे से खड़े होकर गुस्से से सामने वाले पर चिल्लाते हुए बोला, यू इडियट, तुम लोग कर क्या रहे थे और वो ऐसे कैसे भाग सकती है। कहकर शिवांश ने फोन डिस्कनेक्ट किया और केबिन से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद शिवांश एक बड़े से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए सामने खड़े आदमियों को घूर रहा था। वो सभी आदमी थर थर कांप रहे थे। शिवांश ने अपनी सर्द आवाज में पूछा, तुम लोगों से एक लड़की नहीं संभाली गई क्या? तुम लोगों को इसी बात के इतने पैसे देता हूं मैं। उद्धरण चिन्ह। उसमें से एक आदमी ने डरते हुए कहा, आपने ही कहा था कि उस लड़की को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है, इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि उन्हें काबू में कर सके, बिना उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंच जाए। लेकिन वो लड़की बहुत ही ज्यादा तेज थी, उसने तो हमारे कुछ आदमियों को जख्मी भी कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। दूसरे आदमी ने कहा, यहाँ तक कि उसने मेरी गन ले ली और उसी के सहारे वो यहाँ से भागी थी। हमारे एक आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने उस पर गोली भी चला दी। उद्धरण चिन्ह। शिवांश ने गुस्से से सामने पड़ी टेबल को जोर से लात मारते हुए कहा, तो उसका पीछा क्यों नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी कोई जवाब देते कि तभी वहां पर एक आदमी भागता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, बॉस, हमने उस लड़की का पीछा किया और वो लड़की जिस गाड़ी में बैठकर भागी थी वो गाड़ी पुल की रेलिंग को तोड़कर पानी में जा गिरी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर शिवांश एकदम शॉक होकर खड़ा हुआ। व्हाट? तानिया की गाड़ी पानी में जा गिरी? क्या तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की? उद्धरण चिन्ह। तो सबने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ बॉस, हमने पानी में उन्हें सब जगह ढूंढा पर हमें वो कहीं नजर नहीं आई। हमें तो लगता है कि वो अब पानी में डूबकर मर चुकी होगी। उद्धरण चिन्ह। शिवांश ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, जस्ट शट अप, पहले मुझे उसकी लाश लाकर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि वो मर चुकी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे ढूंढो, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, नहीं तानिया, तुम ऐसे तो नहीं मर सकती। उद्धरण चिन्ह। सोचते हुए ही शिवांश के चेहरे पर एक भाव आकर गुजर गया। आखिर शिवांश तानिया के साथ 10 सालों से रिलेशनशिप में था। भले ही अब वो तानिया से नफरत करता था क्योंकि तानिया ने उसके इमोशन का फायदा उठाया था, लेकिन फिर भी वो ये तो नहीं चाहता था कि तानिया मर जाए। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और अचानक उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो खुद से ही बोला, लेकिन अगर वो जिंदा है तो मतलब शिवी कहीं ना कहीं खतरे में है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा किसी भी हालत में। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ रिया अपनी केबिन में बैठे हुए लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रही थी। दरअसल वो लैपटॉप पर अपने नए सोचे समझे हुए बिजनेस के लिए एक ऐड बना रही थी जिसे वो सोशल मीडिया पर प्ले करके उसकी मार्केटिंग कर सके। कुछ देर बाद उसका काम खत्म हुआ तो वो एक्साइटमेंट में उछलते हुए बोली, सोशल मीडिया पर सब जगह मैं इस ऐड को पब्लिश कर दूंगी और फिर सब जगह मेरे इस नए बिजनेस का ही नाम होगा। उद्धरण चिन्ह। रिया ने जल्दी से पेन ड्राइव निकाल कर टेबल पर रखी और प्रिंटर के पास जाकर सारे पैम्फलेट कलेक्ट किए। उन पैम्फलेट को उठाकर रिया अपने केबिन से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद ऑफिस की सभी लड़कियों ने रिया को घेरा हुआ था और रिया उन सभी पैम्फलेट को उन लड़कियों को बांटते हुए बोली, वहां जाकर बस मेरा नाम ले लेना, तुम सभी को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एक लड़की ने उस पैम्फलेट को देखते हुए कहा, रिया, क्या वाकई में वहां की भेलपुरी बहुत टेस्टी है? तो रिया ने अपने एटीट्यूड के साथ कहा, अरे मैं तो उसकी फैन हूँ, फैन। और तुम्हें पता है मैंने इस शहर के हर ठेले की भेलपुरी खाई हुई है, लेकिन छुट्टन भैया के हाथ की भेलपुरी का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। तुम एक बार जाकर तो देखो। उद्धरण चिन्ह। रिया वहां खड़ी होकर छुट्टन भैया के भेलपुरी की तारीफों का बखान कर ही रही थी कि तभी राजीव ने वहां जाकर सख्त आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? क्या कोई काम धाम नहीं है? राजीव को देखकर वो लड़कियां जल्दी से वहां से गायब हो गई। फिर राजीव ने रिया से कहा, रिया, ये सब क्या हो रहा है? तो रिया ने हड़बड़ाते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं, वो तो बस ऐसे ही हम कुछ बात कर रही थी। तो राजीव ने उस पर भड़कते हुए कहा, रिया, तुम्हें बात करने का वक्त मिल गया। क्या तुम भूल गई हो कि मीटिंग का वक्त हो गया है और तुम्हें इस वक्त मीटिंग रूम में होना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। तभी रिया को याद आया कि आज एक जरूरी मीटिंग थी और उसकी प्रिपरेशन करने के लिए बहुत पहले ही राजीव ने उससे कहा था। रिया ने जल्दी से अपने केबिन की तरफ बढ़ते हुए कहा, बस मैं अभी आई। वो पेन ड्राइव मेरे टेबल पर ही रखी हुई है। उद्धरण चिन्ह। दरअसल वो प्रेजेंटेशन की पेन ड्राइव थी
जो रिया के पास थी। राजीव ने उसे पीछे से आवाज देते हुए कहा, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास, ज्यादा देर मत करना वरना बॉस का गुस्सा फिर तुम पर ही भड़केगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। रिया जल्दी से अपने केबिन में आए और टेबल पर रखी हुई पेन ड्राइव को उठाकर जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद रिया भागते हुए मीटिंग रूम में आई। इस वक्त सभी लोग मीटिंग रूम में पहुंच चुके थे। वहीं विराज अपनी चेयर पर बैठा हुआ एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए टेबल को अपनी उंगलियों से टैप कर रहा था। वो रिया के ही आने का इंतजार कर रहा था। विराज ने एक नज़र रिया की तरफ देखा, पर रिया उसे पूरी तरह से इग्नोर कर राजीव की तरह बढ़ गई और उसके हाथ में पेन ड्राइव देते हुए बोली, इसमें है सारी डिटेल जो भी इस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है। उद्धरण चिन्ह कहकर रिया जैसे ही अपनी चेयर की तरफ बढ़ने लगी, तभी विराज ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज की प्रेजेंटेशन तुम दोगी। रिया का ये सुनना था कि उसके बढ़ते कदम रुक गए। वो विराज पर चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसे ध्यान आया कि वो मीटिंग रूम में अकेली नहीं है, बाकी सभी बिजनेसमैन भी यही मौजूद हैं। इसीलिए फिलहाल के लिए उसने अपने गुस्से को किनारे किया और बहुत ही पोलाइट वे में धीरे से विराज से कहा, पर सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि आज से पहले मैंने कभी प्रेजेंटेशन नहीं दी है। उद्धरण चिन्ह इस वक्त रिया विराज के चेहरे की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई थी, तो विराज ने रिया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, इट्स माई ऑर्डर, आज का प्रेजेंटेशन तुम दोगी। रिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा और मन ही मन गालियां देते हुए कहा, ये तुम जानबूझकर कर रहे हो ना विराज, अकेले में मिलो, तुम्हारी सारी हेकड़ी ना निकलना दूर, मैं भी रिया ठाकुर नहीं। उद्धरण चिन्ह रिया ये सब आंखों से ही जता रही थी, लेकिन फेस पर उसने एक 440 वोल्ट की स्माइल चिपकाई हुई थी। तभी राजीव ने रिया के पास आकर कहा, ये लो रिया पेन ड्राइव और जल्दी से प्रेजेंटेशन शुरू करो, मीटिंग का टाइम हो गया है। उद्धरण चिन्ह ऐसा नहीं था कि रिया ने इससे पहले कभी प्रेजेंटेशन दी ही नहीं थी। दरअसल वह जानबूझकर विराज के सामने खुद को इस जॉब के लिए अनाड़ी प्रूफ करना चाहती थी, ताकि विराज खुद ही उसे इस जॉब से निकाल दे, जबकि रिया प्रोफेशनली बहुत अच्छी थी, भले ही वो रियल लाइफ में पूरी झल्ली रही हो। और यह बात विराज राजीव से जान चुका था, इसीलिए उसने जानबूझकर आज रिया को प्रेजेंटेशन के लिए कहा था। रिया ने विराज को घूरते हुए ही पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगाया और सामने की तरफ बैठे हुए सभी बिजनेसमैन से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी वहां पर एक आवाज गूंजने लगी, हाय मैं हूँ रिया, आज मैं सबको मिलवाती हूँ इस शहर के सबसे बेस्ट ठेले वाले भैया छुट्टन भैया से। उनके यहाँ के खाने के क्या ही कहने, अरे 5 स्टार होटल तक इनके आगे फेल है। उद्धरण चिन्ह दरअसल सामने प्रोजेक्टर पर एक वीडियो प्ले हो रही थी, जहाँ पर रिया फूड ब्लॉगर की तरह छुट्टन भैया का इंटरव्यू ले रही थी और उसकी भेलपुरी की तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। वहीं रिया की आंखें तो यह वीडियो देखकर बाहर आने को ही थी, बाकी बिजनेसमैन अजीब नजरों से कभी रिया को तो कभी उस वीडियो को देख रहे थे और आपस में ही खुसर फुसर कर रहे थे। वहीं विराज के एक्सप्रेशन का तो कहना ही क्या, इस वक्त रिया का तो मन कर रहा था कि यही जमीन खोदकर उसी में ही खुद को दफन कर ले। विराज को तो देखकर ही लग रहा था जैसे वह उसे अपनी आंखों से ही शूट कर देगा। वहीं राजीव का तो मन हुआ कि दीवार से जाकर अपना सर ही फोड़ ले। इतनी जरूरी प्रोजेक्ट में रिया के ये फूड ब्लॉगर वाली वीडियो का चलना कहीं ना कहीं उनकी कंपनी के रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता था। उसने जल्दी से जाकर पेन ड्राइव को लैपटॉप से बाहर निकाला और सभी बिजनेस की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोला, वी रिग्रेट द इंटरप्शन, द मीटिंग विल रिज्यूम इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। उसने फेक स्माइल के साथ रिया की तरफ देखा और उसे बाहर चलने का इशारा किया। विराज तो अभी भी उसे बुरी तरह से घूर रहा था। रिया ने अभी वहां से भागना ही सही समझा और वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। राजीव उसे बाहर लेकर आया और पूछा, यह क्या है रिया, तुम पागल हो क्या, इतने बड़े प्रोजेक्ट में तुम ऐसा ब्लंडर कैसे कर सकती हो, प्रेजेंटेशन वाली पेन ड्राइव कहाँ है। उद्धरण चिन्ह रिया ने राजीव के हाथ से पेन ड्राइव लेते हुए कहा, राजीव वो क्या है ना, मैं गलती से गलत पेन ड्राइव उठा कर ले आई, मैं बस यूं गई और यूं आई, तुम बस यहाँ संभाल लेना। उद्धरण चिन्ह कहकर रिया भागते हुए अपने केबिन की तरफ चली गई। राजीव ने उसे जाते हुए देखा और अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अब तो इसे बॉस के गुस्से से भगवान भी नहीं बचा सकता। कहकर वो वापस मीटिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद रिया पेन ड्राइव लेकर वापस रूम में आए और फिर एक स्माइल के साथ सबको ग्रीट करते हुए पेन ड्राइव को लैपटॉप पर लगाया। इसी के साथ एक नज़र विराज की तरफ देखा, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे से ही लग रहा था कि आज रिया की खैर नहीं।
रिया ने डर की वजह से अपना गला तर किया और फिर अपना गला साफ करते हुए प्रेजेंटेशन देने लगी और उसने प्रेजेंटेशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था। हालांकि रिया ने तो पहले सोचा था कि वो प्रेजेंटेशन खराब कर देगी, लेकिन अभी उसने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था, अब तो वो ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। लेकिन इस प्रेजेंटेशन को देने के दौरान उसने एक बार भी विराज की तरफ नहीं देखा था। कुछ ही देर में मीटिंग खत्म हुई और एक एक कर सभी बिजनेसमैन वहां से जाने लगे। एपिसोड 119 कहानी अब तक। रिया ने राजीव के हाथ से पेन ड्राइव लेते हुए कहा, राजीव, वो क्या है ना, मैं गलती से गलत पेन ड्राइव उठा कर ले आई। मैं बस यूं गई और यूं आई, तुम बस यहाँ संभाल लेना। उद्धरण चिन्ह कहकर रिया भागते हुए अपने केबिन की तरफ चली गई। राजीव ने उसे जाते हुए देखा और अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अब तो इसे बॉस के गुस्से से भगवान भी नहीं बचा सकता। कहकर वो वापस मीटिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद रिया पेन ड्राइव लेकर वापस रूम में आए और फिर एक स्माइल के साथ सबको ग्रीट करते हुए पेन ड्राइव को लैपटॉप पर लगाया। इसी के साथ एक नज़र विराज की तरफ देखा, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे से ही लग रहा था कि आज रिया की खैर नहीं। रिया ने डर की वजह से अपना गला तर किया और फिर अपना गला साफ करते हुए प्रेजेंटेशन देने लगी और उसने प्रेजेंटेशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था। हालांकि रिया ने तो पहले सोचा था कि वो प्रेजेंटेशन खराब कर देगी, लेकिन अभी उसने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था, अब तो वो ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। लेकिन इस प्रेजेंटेशन को देने के दौरान उसने एक बार भी विराज की तरफ नहीं देखा था। कुछ ही देर में मीटिंग खत्म हुई और एक एक कर सभी बिजनेसमैन वहां से जाने लगे। अब आगे रिया ने भी राजीव से कहा, अच्छा राजीव, मेरा काम हो गया है, मैं चलती हूँ। पर इससे पहले कि रिया रूम से बाहर आ पाती, उसे अपने हाथ पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास हुआ। उसने पलटकर विराज की तरफ देखा, जो उसके हाथों को पकड़े हुए था। वहीं राजीव ने विराज को इतना गुस्से में देखकर मन ही मन कहा, अब तो रिया को भगवान भी नहीं बचा सकता। राजीव बेटा निकल ले, वरना तू भी लपेटे में आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह राजीव चुपचाप रूम से बाहर निकल गया। वहीं रिया ने विराज से कहा, वो प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हुआ ना, सब लोगों ने कितनी अच्छी तारीफ की, पर कभी कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है। उद्धरण चिन्ह पर विराज ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ घसीटते हुए रूम से बाहर ले गया। तभी रिया ने नोटिस किया कि विराज उसे अपने केबिन में ले जाने की बजाय उसके प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ले जा रहा है। उसने विराज की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और मैंने कहा ना, गलती से ऐसा हो जाता है। उद्धरण चिन्ह पर विराज उसे अपने साथ खींचते हुए लिफ्ट में लेकर आया और उसका बटन दबाकर उसकी तरफ गुस्से से घूरा तो रिया की बोलती ही एकदम से बंद हो गई और वो मन ही मन बोली, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। रिया, कुछ कर, किसी भी हालत में इसके साथ तुझे नहीं जाना है। पता नहीं ये तेरे साथ क्या करेगा। कुछ ही देर में रिया विराज के साथ पार्किंग एरिया में खड़ी थी। विराज ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसे अपने साथ ले जाने लगा, रिया पूरी कोशिश कर रही थी कि एक भी कदम आगे न बढ़ाए। विराज ने पलटकर उसकी तरफ देखा। विराज ने काफी सख्ती से उसका हाथ खींचकर अपने साथ लिफ्ट से उसे बाहर निकाल दिया। रिया वहीं फर्श पर बैठ गई। उसे लगा था कि इसे विराज उसको साथ में नहीं ले जा पाएगा, पर विराज भी उसे अभी कहाँ छोड़ने वाला था। वो उसे वैसे ही फर्श पर घसीटते हुए अपने साथ अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। रिया पूरी कोशिश कर रही थी विराज से छूटने की, इस वजह से वो काफी फनी तरीके से फर्श पर घिसट रही थी, कभी इधर तो कभी उधर। वहीं विराज तो उसे ऐसे खींच रहा था जैसे उसने किसी सामान को पकड़ रखा है। उसने अपनी कार का डोर ओपन किया और रिया को सीधा खड़ा करना चाहा। इस पर रिया ने विराज पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, सुना तुमने? वो जैसे ही घुटनों के बल वहां से भगाने के लिए आगे बढ़ी, विराज ने उसकी बाह पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे उठाकर किसी सामान की तरह फ्रंट सीट पर पटक दिया और इससे पहले कि रिया कुछ कहती, विराज ने तेज आवाज के साथ डोर बंद कर दिया। रिया बेचारी एक बार फिर से आड़े टेढ़े तरीके से विराज की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो खुद को सीधा करते हुए बोली, इसने मुझे समझ के क्या रखा है? जैसे मर्जी आए मुझे अपनी गाड़ी में पटक देता है। इसकी तो मैं। इसके आगे रिया एकदम चुप हो गई, क्योंकि विराज ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था और उसने एक नज़र रिया को घूर कर देखा, जैसे उसे वार्न कर रहा हो कि अगर एक शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला न रिया, तो तुम्हें जिंदगी भर बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। रिया जैसे इस वार्निंग को समझ गई थी और चुपचाप सिमटकर डोर से चिपककर बैठ गई थी। विराज ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। पूरे रास्ते रिया डोर से चिपकी हुई बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी
कि कहीं ये विराज नाम का शैतान उसे ठिकाने लगाने के लिए तो नहीं ले जा रहा है। पूरे रास्ते रिया तो यही सब सोचती रही। तभी विराज की गाड़ी उसके मेंशन के सामने आकर रुकी। रिया अभी भी अपनी सोच में खोई हुई थी कि विराज उसे ठिकाने लगाने के लिए उसके साथ क्या क्या कर सकता है। तभी उसकी साइड का डोर ओपन हुआ। विराज ने उसे गाड़ी से बाहर निकालकर सीधा अपने कंधे पर डाल दिया। रिया विराज की हरकत से एकदम से चौंक सी गई। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि विराज ने क्या किया। विराज अब रिया को कंधे पर उठाए मेंशन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। वहीं रिया विराज की पीठ पर मुंह के बरसाते हुए उस पर चिल्ला रही थी, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, नीचे उतारो। तुमने अगर मेरे साथ कुछ भी किया ना विराज सिंघानिया, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और अगर तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की ना तो सारी जिंदगी चुड़ैल बनकर ऐसे ही तुम्हारे कंधे पर सवार रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन विराज को उसकी धमकियों से ढीले का फर्क नहीं पड़ा। वो उसे मेंशन के पीछे बने एक बड़े से रूम में लेकर आया और झटके से उसे उतारकर एक बड़ी सी टेबल पर पटक दिया। रिया इससे पहले कि कुछ समझ पाती, विराज ने उसके दोनों हाथों को उस टेबल की साइड में ही बनी हुई एक रस्सी से बांध दिया। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि विराज उसे कहाँ लेकर आया है, क्योंकि वो रूम बहुत ही अजीब सा था। वहां पर सिर्फ लाल रंग की रोशनी बिखरी हुई थी और एक भी खिड़की वहां पर मौजूद नहीं थी। उसे विराज के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, खोलो मेरे हाथ। देखो, तुम जो करना चाहते हो ना, वो सही नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। विराज ने साइड में ही रखे हुए टेबल से एक बड़ा सा चाकू उठाया और उसे देखते हुए कहा, छोटी सी गलती। तुम्हें लगता है जो तुम बदतमीजी से बात करती हो वो तुम्हारी छोटी सी गलती है। आज इतने बड़े प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में तुमने इतना बड़ा ब्लंडर किया, वो एक छोटी सी गलती है। तुम वही हरकतें करती हो जो मुझे पसंद नहीं है, वो एक छोटी सी गलती है ना? फिर उस चाकू को रिया के गले पर लगाते हुए अपनी डरा देने वाली आवाज में कहा, एक छोटी सी गलती आज मैं भी करता हूँ, तुम्हारी जान लेकर। कहकर विराज ने उस चाकू को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज तो आओगी नहीं, इसलिए तुम्हारा किस्सा ही आज हमेशा के लिए बंद खत्म कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहकर उसने चाकू से रिया पर वार दिया और उस पूरे रूम में रिया की चीख गूंज उठी। कुछ देर बाद रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसने अपने आसपास देखा। तभी उसकी नज़र सामने बड़े से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी किंग की तरह बैठे हुए विराज पर गई, जो अपने दोनों हाथ आर्मरेस्ट पर टिकाए हुए उसे ही घूर रहा था। रिया इस वक्त मेंशन के हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। दरअसल जब उसने विराज को वो चाकू अपनी तरफ बढ़ाते हुए देखा तो वो डर की वजह से बेहोश हो गई थी। इस वजह से विराज उसे अपने साथ यहाँ ले आया था। विराज को देखकर रिया एकदम उछलकर सोफे पर बैठ गई और खुद को चेक करने लगी, क्योंकि विराज को देखकर उसे याद आ गया था कि विराज ने इससे पहले उसके साथ क्या बिहेव किया था। तभी विराज ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, अभी तो सही सलामत हो, लेकिन अगर तुमने अपनी हरकतों को नहीं सुधारा तो वो भी नहीं रहोगी। रिया सोफे पर सिमटी हुई सी बैठी हुई थी। विराज ने दोबारा कहा, अब तुम कोई सफाई देना चाहोगी कि तुमने ऐसा क्यों किया? रिया ने एंट्रेंस की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भाग ले, जान है तो जहान है। उद्धरण चिन्ह। कहकर रिया जल्दी से सोफे से उठी और मेन एंट्रेंस की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उससे पहले ही विराज से उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। रिया हवा में ही हाथ पैर हिलाते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन विराज में उसे वापस सोफे पर पटकते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर किया और अपना एक घुटना टिकाकर रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, जवाब दिए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में? बोलो, वरना जो काम अधूरा छोड़ा है उसे मैं अभी पूरा कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। विराज ने अपनी कमर के पीछे लगी हुई गन को निकालकर रिया के फोरहेड पर तान दिया। बंदूक को देखकर रिया की तो बोलती भी बंद हो गई और उसका चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। वो अपनी आंखें बड़ी करके कभी उस गन को तो कभी विराज को देख रही थी। विराज ने उस गन की ट्रिगर पर प्रेस करते हुए कहा, बोल रही हो या? वही डर से रिया की आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से आवाज निकालते हुए बोली, पहले इसे हटाओ फिर बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। विराज ने गन को वापस अपनी कमर की पीछे की साइड लगाया और रिया ने धीरे धीरे कर विराज को सब बता दिया कि कैसे वह एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रही थी। रिया की ऐसी स्टुपिड बातें सुनकर विराज ने एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, मतलब तुम सोच रही हो कि तुम उस भेलपुरी वाले के साथ मिलकर एक नया बिजनेस खोलो और उससे तो इतना पैसा कमाओगी कि मेरी कंपनी को टेक ओवर करोगी। उद्धरण चिन्ह। विराज रिया के ऊपर से उठ गया और उसके बगल में ही बैठते हुए बोला,
वैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब से ख्याल आते कहाँ से हैं? उद्धरण चिन्ह। रिया भी जल्दी से सीधी बैठ गई और मुंह बनाते हुए विराज से बोली, अजीब नहीं है, यह मेरा खुद का बिजनेस आइडिया है। और देख लेना, एक दिन मेरा ये बिजनेस पूरी दुनिया में फेमस होगा। फिर मैं तुम्हारी कंपनी को भी टेक ओवर कर लूंगी और फिर बनाऊंगी तुम्हें अपना असिस्टेंट और उसी तरह से तुम्हें टॉर्चर करूंगी जैसे कि तुम मुझे टॉर्चर करते हो। रिया फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह गई थी। अब जिसको भी अंश और हीर का रोमांस देखना हो तो वो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। मुझे पता है कई लोग अंश और हीर के पार्ट को देखने के लिए भी बहुत ही बेसब्र है। आज मेरे पास वक्त कम था क्योंकि एक अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से मुझे बाहर जाने पड़ा, तो मैं ज्यादा कुछ लिख नहीं पाई। एपिसोड 119। कहानी अब तक। रिया ने राजीव के हाथ से पेन ड्राइव लेते हुए कहा, राजीव, वो क्या है ना, मैं गलती से गलत पेन ड्राइव उठा कर ले आई। मैं बस यूं गई और यूं आई, तुम बस यहाँ संभाल लेना। उद्धरण चिन्ह कहकर रिया भागते हुए अपने केबिन की तरफ चली गई। राजीव ने उसे जाते हुए देखा और अपना सिर न में हिलाते हुए कहा, अब तो इसे बॉस के गुस्से से भगवान भी नहीं बचा सकता। कहकर वो वापस मीटिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद रिया पेन ड्राइव लेकर वापस रूम में आए और फिर एक स्माइल के साथ सबको ग्रीट करते हुए पेन ड्राइव को लैपटॉप पर लगाया। इसी के साथ एक नज़र विराज की तरफ देखा, जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे से ही लग रहा था कि आज रिया की खैर नहीं। रिया ने डर की वजह से अपना गला तर किया और फिर अपना गला साफ करते हुए प्रेजेंटेशन देने लगी और उसने प्रेजेंटेशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया था। हालांकि रिया ने तो पहले सोचा था कि वो प्रेजेंटेशन खराब कर देगी, लेकिन अभी उसने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था, अब तो वो ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती थी। लेकिन इस प्रेजेंटेशन को देने के दौरान उसने एक बार भी विराज की तरफ नहीं देखा था। कुछ ही देर में मीटिंग खत्म हुई और एक एक कर सभी बिजनेसमैन वहां से जाने लगे। अब आगे रिया ने भी राजीव से कहा, अच्छा राजीव, मेरा काम हो गया है, मैं चलती हूँ। पर इससे पहले कि रिया रूम से बाहर आ पाती, उसे अपने हाथ पर किसी की मजबूत पकड़ का एहसास हुआ। उसने पलटकर विराज की तरफ देखा, जो उसके हाथों को पकड़े हुए था। वहीं राजीव ने विराज को इतना गुस्से में देखकर मन ही मन कहा, अब तो रिया को भगवान भी नहीं बचा सकता। राजीव बेटा निकल ले, वरना तू भी लपेटे में आ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। राजीव चुपचाप रूम से बाहर निकल गया। वहीं रिया ने विराज से कहा, वो प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हुआ ना? सब लोगों ने कितनी अच्छी तारीफ की, पर कभी कभी थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है। उद्धरण चिन्ह। पर विराज ने उसे कुछ नहीं कहा और उसे अपने साथ घसीटते हुए रूम से बाहर ले गया। तभी रिया ने नोटिस किया कि विराज उसे अपने केबिन में ले जाने की बजाय उसके प्राइवेट लिफ्ट की तरफ ले जा रहा है। उसने विराज की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और मैंने कहा ना, गलती से ऐसा हो जाता है। उद्धरण चिन्ह। पर विराज उसे अपने साथ खींचते हुए लिफ्ट में लेकर आया और उसका बटन दबाकर उसकी तरफ गुस्से से घूरा, तो रिया की बोलती ही एकदम से बंद हो गई और वो मन ही मन बोली, इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। रिया, कुछ कर, किसी भी हालत में इसके साथ तुझे नहीं जाना है। पता नहीं ये तेरे साथ क्या करेगा। कुछ ही देर में रिया विराज के साथ पार्किंग एरिया में खड़ी थी। विराज ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसे अपने साथ ले जाने लगा, रिया पूरी कोशिश कर रही थी कि एक भी कदम आगे न बढ़ाए। विराज ने पलटकर उसकी तरफ देखा। विराज ने काफी सख्ती से उसका हाथ खींचकर अपने साथ लिफ्ट से उसे बाहर निकाल दिया। रिया वहीं फर्श पर बैठ गई। उसे लगा था कि इसे विराज उसको साथ में नहीं ले जा पाएगा, पर विराज भी उसे अभी कहाँ छोड़ने वाला था। वो उसे वैसे ही फर्श पर घसीटते हुए अपने साथ अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। रिया पूरी कोशिश कर रही थी विराज से छूटने की, इस वजह से वो काफी फनी तरीके से फर्श पर घिसट रही थी, कभी इधर तो कभी उधर। वहीं विराज तो उसे ऐसे खींच रहा था जैसे उसने किसी सामान को पकड़ रखा है। उसने अपनी कार का डोर ओपन किया और रिया को सीधा खड़ा करना चाहा। इस पर रिया ने विराज पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, सुना तुमने? वो जैसे ही घुटनों के बल वहां से भगाने के लिए आगे बढ़ी, विराज ने उसकी बांह पकड़कर उसे खड़ा किया और उसे उठाकर किसी सामान की तरह फ्रंट सीट पर पटक दिया और इससे पहले कि रिया कुछ कहती, विराज ने तेज आवाज के साथ डोर बंद कर दिया। रिया बेचारी एक बार फिर से आड़े टेढ़े तरीके से विराज की बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। वो खुद को सीधा करते हुए बोली, इसने मुझे समझ के क्या रखा है? जैसे मर्जी आए मुझे अपनी गाड़ी में पटक देता है। इसकी तो मैं। इसके आगे रिया एकदम चुप हो गई, क्योंकि विराज ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था और उसने एक नज़र रिया को घूर कर देखा, जैसे उसे वार्न कर रहा हो
कि अगर एक शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला न रिया, तो तुम्हें जिंदगी भर बोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। रिया जैसे इस वार्निंग को समझ गई थी और चुपचाप सिमटकर डोर से चिपक कर बैठ गई थी। विराज ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। पूरे रास्ते रिया डोर से चिपकी हुई बैठी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि कहीं ये विराज नाम का शैतान उसे ठिकाने लगाने के लिए तो नहीं ले जा रहा है। पूरे रास्ते रिया तो यही सब सोचती रही। तभी विराज की गाड़ी उसके मेंशन के सामने आकर रुकी। रिया अभी भी अपनी सोच में खोई हुई थी कि विराज उसे ठिकाने लगाने के लिए उसके साथ क्या क्या कर सकता है। तभी उसकी साइड का डोर ओपन हुआ। विराज ने उसे गाड़ी से बाहर निकालकर सीधा अपने कंधे पर डाल दिया। रिया विराज की हरकत से एकदम से चौंक सी गई। उसे पहले तो समझ नहीं आया कि विराज ने क्या किया। विराज अब रिया को कंधे पर उठाए मेंशन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। वहीं रिया विराज की पीठ पर मुंह के बरसाते हुए उस पर चिल्ला रही थी, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो, नीचे उतारो। तुमने अगर मेरे साथ कुछ भी किया ना विराज सिंघनिया, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। और अगर तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की न तो सारी जिंदगी चुड़ैल बनकर ऐसे ही तुम्हारे कंधे पर सवार रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन विराज को उसकी धमकियों से ढीले का फर्क नहीं पड़ा। वो उसे मेंशन के पीछे बने एक बड़े से रूम में लेकर आया और झटके से उसे उतार कर एक बड़ी सी टेबल पर पटक दिया। रिया इससे पहले कि कुछ समझ पाती, विराज ने उसके दोनों हाथों को उस टेबल की साइड में ही बनी हुई एक रस्सी से बांध दिया। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि विराज उसे कहाँ लेकर आया है, क्योंकि वो रूम बहुत ही अजीब सा था। वहां पर सिर्फ लाल रंग की रोशनी बिखरी हुई थी और एक भी खिड़की वहां पर मौजूद नहीं थी। उसे विराज के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, खोलो मेरे हाथ। देखो, तुम जो करना चाहते हो ना, वो सही नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। विराज ने साइड में ही रखे हुए टेबल से एक बड़ा सा चाकू उठाया और उसे देखते हुए कहा, छोटी सी गलती। तुम्हें लगता है जो तुम बदतमीजी से बात करती हो वो तुम्हारी छोटी सी गलती है। आज इतने बड़े प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में तुमने इतना बड़ा ब्लंडर किया, वो एक छोटी सी गलती है। तुम वही हरकतें करती हो जो मुझे पसंद नहीं है, वो एक छोटी सी गलती है ना? फिर उस चाकू को रिया के गले पर लगाते हुए अपनी डरा देने वाली आवाज में कहा, एक छोटी सी गलती आज मैं भी करता हूँ, तुम्हारी जान लेकर। कहकर विराज ने उस चाकू को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज तो आओगी नहीं, इसलिए तुम्हारा किस्सा ही आज हमेशा के लिए बंद खत्म कर देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। कहकर उसने चाकू से रिया पर वार दिया और उस पूरे रूम में रिया की चीख गूंज उठी। कुछ देर बाद रिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसने अपने आसपास देखा। तभी उसकी नज़र सामने बड़े से सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए किसी किंग की तरह बैठे हुए विराज पर गई, जो अपने दोनों हाथ आर्मरेस्ट पर टिकाए हुए उसे ही घूर रहा था। रिया इस वक्त मेंशन के हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। दरअसल जब उसने विराज को वो चाकू अपनी तरफ बढ़ाते हुए देखा तो वो डर की वजह से बेहोश हो गई थी। इस वजह से विराज उसे अपने साथ यहाँ ले आया था। विराज को देखकर रिया एकदम उछलकर सोफे पर बैठ गई और खुद को चेक करने लगी, क्योंकि विराज को देखकर उसे याद आ गया था कि विराज ने इससे पहले उसके साथ क्या बिहेव किया था। तभी विराज ने अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, अभी तो सही सलामत हो, लेकिन अगर तुमने अपनी हरकतों को नहीं सुधारा तो वो भी नहीं रहोगी। रिया सोफे पर सिमटी हुई सी बैठी हुई थी। विराज ने दोबारा कहा, अब तुम कोई सफाई देना चाहोगी कि तुमने ऐसा क्यों किया? रिया ने एंट्रेंस की तरफ देखा और मन ही मन कहा, भाग ले, जान है तो जहान है। उद्धरण चिन्ह। कहकर रिया जल्दी से सोफे से उठी और मेन एंट्रेंस की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन उससे पहले ही विराज से उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। रिया हवा में ही हाथ पैर हिलाते हुए चिल्ला रही थी, लेकिन विराज में उसे वापस सोफे पर पटकते हुए उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर किया और अपना एक घुटना टिकाकर रिया के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, जवाब दिए बिना तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। चल क्या रहा था तुम्हारे दिमाग में? बोलो, वरना जो काम अधूरा छोड़ा है उसे मैं अभी पूरा कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। विराज ने अपनी कमर के पीछे लगी हुई गन को निकालकर रिया के फोरहेड पर तान दिया। बंदूक को देखकर रिया की तो बोलती भी बंद हो गई और उसका चेहरा भी डर से सफेद पड़ गया। वो अपनी आंखें बड़ी करके कभी उस गन को तो कभी विराज को देख रही थी। विराज ने उस गन की ट्रिगर पर प्रेस करते हुए कहा, बोल रही हो या? वही डर से रिया की आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से आवाज निकालते हुए बोली, पहले इसे हटाओ फिर बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। विराज ने गन को वापस अपनी कमर की पीछे की साइड लगाया और रिया ने धीरे धीरे कर विराज को सब बता दिया कि कैसे वह एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रही थी।
रिया की ऐसी स्टूपिड बातें सुनकर विराज ने एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, मतलब तुम सोच रही हो कि तुम उस भेलपुरी वाले के साथ मिलकर एक नया बिजनेस खोलो और उससे तो इतना पैसा कमाओगी कि मेरी कंपनी को टेक ओवर करोगी। उद्धरण चिन्ह। विराज रिया के ऊपर से उठ गया और उसके बगल में ही बैठते हुए बोला, वैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब से ख्याल आते कहाँ से हैं? उद्धरण चिन्ह। रिया भी जल्दी से सीधी बैठ गई और मुंह बनाते हुए विराज से बोली, अजीब नहीं है, यह मेरा खुद का बिजनेस आइडिया है। और देख लेना, एक दिन मेरा ये बिजनेस पूरी दुनिया में फेमस होगा। फिर मैं तुम्हारी कंपनी को भी टेक ओवर कर लूंगी और फिर बनाऊंगी तुम्हें अपना असिस्टेंट और उसी तरह से तुम्हें टॉर्चर करूंगी जैसे कि तुम मुझे टॉर्चर करते हो। रिया फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह गई थी। अब जिसको भी अंश और हीर का रोमांस देखना हो तो वो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। मुझे पता है कई लोग अंश और हीर के पार्ट को देखने के लिए भी बहुत ही बेसब्र है। आज मेरे पास वक्त कम था क्योंकि एक अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से मुझे बाहर जाने पड़ा, तो मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाई। एपिसोड 120। कहानी अब तक। रिया की ऐसी स्टूपिड बातें सुनकर विराज ने एक अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहा, मतलब तुम सोच रही हो कि तुम उस भेलपुरी वाले के साथ मिलकर एक नया बिजनेस खोलो और उससे तो इतना पैसा कमाओगी कि मेरी कंपनी को टेक ओवर करोगी। उद्धरण चिन्ह। विराज रिया के ऊपर से उठ गया और उसके बगल में ही बैठते हुए बोला, वैसे तुम्हारे दिमाग में ऐसे अजीब से ख्याल आते कहाँ से हैं? उद्धरण चिन्ह। रिया भी जल्दी से सीधी बैठ गई और मुंह बनाते हुए विराज से बोली, अजीब नहीं है, यह मेरा खुद का बिजनेस आइडिया है। और देख लेना, एक दिन मेरा ये बिजनेस पूरी दुनिया में फेमस होगा। फिर मैं तुम्हारी कंपनी को भी टेक ओवर कर लूंगी और फिर बनाऊंगी तुम्हें अपना असिस्टेंट और उसी तरह से तुम्हें टॉर्चर करूंगी जैसे कि तुम मुझे टॉर्चर करते हो। रिया फ्लो में कुछ ज्यादा ही कह गई थी। अब जिसको भी अंश और हीर का रोमांस देखना हो तो वो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। मुझे पता है कई लोग अंश और हीर के पार्ट को देखने के लिए भी बहुत ही बेसब्र है। आज मेरे पास वक्त कम था क्योंकि एक अर्जेंट काम आ गया था, इस वजह से मुझे बाहर जाने पड़ा, तो मैं ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाई। अब आगे। और इसका एहसास होते ही उसने अपनी जीभ को कसकर अपने दांतों के तले दबाया और अपनी आंखें बंद करते हुए मन ही मन कहा, ओफो रिया, तेरी बकबक कब खत्म होगी? उद्धरण चिन्ह। उसने फिर धीरे से आंखें खोलकर विराज की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रहा था। विराज सोफे से खड़ा हुआ और अपनी गन को लोड करते हुए बोला, सबसे पहले तो मुझे उस छुट्टन भेलपुरी वाले का काम तमाम करना है, तुम्हें बाद में देखता हूँ। रिया का ये सुनना था कि वह जल्दी से आगे बढ़कर विराज का रास्ता रोककर खड़ी हो गई और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मासूम की जान लोगे? सपने देखना हर किसी का अधिकार होता है, तुमने कुछ कॉपीराइट नहीं रखा है सपनों के ऊपर। उद्धरण चिन्ह। विराज ने उसे हटाते हुए कहा, मेरे रास्ते से हटो। पर रिया बार बार उसका रास्ता रोकते हुए बोली, नहीं हटूंगी, मैं तुम्हें किसी मासूम की जान नहीं लेना दूंगी। उद्धरण चिन्ह। विराज ने उसे फिर घूर कर देखा और कहा, तो क्या मैं तुम्हारी जान ले लूं? क्योंकि तुम मासूम तो बिल्कुल भी नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। रिया ने पहले तो अपनी भौहें सिकुड़कर उसे घूरा और जल्दी से विराज को कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे यहाँ से जाते हो। उद्धरण चिन्ह। विराज रिया को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने कहा हटो, मुझे जाने दो। रिया उससे बिल्कुल चिपक कर खड़ी हो गई और उसे रोकते हुए बोली, नहीं जाने दूंगी, पहले बोलो कि तुम उसे कुछ भी नहीं करोगे। विराज ने अब उसे दूर करना छोड़ और अपनी आइज रोल करते हुए कहा, ओके फाइन, मैं कोई उसे मारने नहीं जा रहा था, उसे धमकाने जा रहा था। अगर तुम्हारे ठेले के आसपास ये लड़की नजर आए तो उसे भगा देना क्योंकि यह पागल लड़की तुम्हारे ठेले के लिए और तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। उद्धरण चिन्ह। विराज की बात सुनकर रिया ने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो कि क्या तुम वाकई में मुझे पागल समझते हो? तो विराज ने भी अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ, हो तुम पागल, हरकतें देखी है अपनी। उद्धरण चिन्ह। रिया विराज से थोड़ी दूर हुई और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, आज जो मुझसे गलती हुई मैंने जानबूझकर नहीं की है, वह गलती से मैं गलत पेन ड्राइव उठा कर ले आई थी बस, और उसके लिए सॉरी भी तो बोल रही थी। उद्धरण चिन्ह। रिया ये सब ऐसे कह रही थी जैसे कि विराज पर एहसान कर रही हो। विराज ने गन को वापस अपनी कमर में लगाया और झटके से रिया को अपने गोद में उठा लिया। रिया आंखें बड़ी किए विराज को देखने लगी। उसने डर की वजह से विराज की गले में अपनी बाहें डाल दी और पूछा, अब क्या कर रहे हो? और अब मुझे क्यों उठाया है? सॉरी बोल तो दिया ना। उद्धरण चिन्ह। विराज ने उसे सोफे पर बैठाया और एक मेड को फर्स्ट एड बॉक्स लाने का ऑर्डर दिया। रिया ने कंफ्यूजन से पूछा, फर्स्ट एड बॉक्स किस लिए? उद्धरण चिन्ह।
विराज ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मेड ने जाकर फर्स्ट एड बॉक्स विराज को दिया और वहां से चली गई। विराज ने उसे साइड में रखा और रिया की चीन पकड़कर उसका चेहरा हल्का सा ऊपर करते हुए कहा, हिलना मत। उद्धरण चिन्ह। विराज की नज़र रिया की नेक पर थी। दरअसल जब उसने उस चाकू को रिया के गले से लगाया था तो वह चाकू इतना ज्यादा धारदार था कि हल्का सा कट रिया के गले पर लग गया था। पर रिया को अपनी बकबक से फुर्सत मिले तब तो उसे पता चले कि उसके गले पर हल्का सा कट लग गया है। लेकिन विराज की नज़र उस कट पर चली गई थी जहां से हल्का सा ब्लड भी आ रहा था। विराज ने कॉटन से उस ब्लड को साफ किया। अब रिया को समझ आया कि विराज क्या कर रहा है। उसने डर से अपने गले को हाथ लगाते हुए कहा, क्या मेरा गला कट गया? क्या कोई नस कट गई मेरे गले की? मुझे तो बहुत ही दर्द हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। रिया एकदम घबराकर बोली। विराज ने उसे हैरानी से देखते हुए मन ही मन कहा, अभी तक तो इसे कुछ नहीं हो रहा था, अब पता चला है कि हल्का सा कट लगा है, तो इसके नखरे तो देखो। ये लड़कियां भी ना। उद्धरण चिन्ह। विराज ने उसे डांटते हुए कहा, ज्यादा बड़ा कट नहीं लगा है, हल्की सी खरोंच आई है, पर रिएक्ट ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा गला ही कट गया हो। चुपचाप बैठी रहो और मुझे बैंडेज लगाने दो। उद्धरण चिन्ह। विराज की डांट खाकर रिया हिली नहीं, चुपचाप बैठ गई। विराज ने उसके गले पर बैंडेज लगाया और खड़े होते हुए कहा, हो गया। उद्धरण चिन्ह। रिया ने भी खड़े होते हुए कहा, ठीक है, अभी घर जा रही हूँ, बहुत देर हो गई मुझे। उद्धरण चिन्ह। विराज ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो तुम्हें मैं घर छोड़कर आता हूँ। तुमने अब तक जितना किया ना, बहुत किया और मैं खुद चली जाऊंगी। कहकर रिया दंदनाते हुए बाहर निकल गई। विराज उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसका फोन रिंग करने लगा। विराज ने एक नज़र रिया की तरफ देखा और फिर फोन लेकर स्टडी रूम की तरह बढ़ गया। योजक चिन्ह। रात का वक्त। हीर का घर। हीर अपने रूम के सोफे पर बैठी हुई सामने अपने बैग की तरफ देख रही थी जहां पर अंश हेडरेस्ट से टिक लगाए अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था। दरअसल अंश आज एक बार फिर के रूम में आ गया था और इस बात से हीर अंश से बहुत गुस्सा भी हो रही थी। अंश के फेस पर एक शरारती स्माइल थी। उसने फोन की स्क्रीन से नजर उठाकर सामने बैठी हीर की तरफ देखा जो मुंह फुलाए उसे ही घूर रही थी। अंश ने अपने हाथ इशारे से उसे अपने पास बुलाया। मेरे पास आओ। हीर ने ऐसे ही मुंह फुलाए हुए अपना सिर ना में हिलाया तो अंश ने दोबारा कहा, मैंने कहा मेरे पास आओ। तो हीर ने भी मुंह बनाते हुए कहा, और मैंने कहा मुझे नहीं आना। अभी के अभी आप मेरे रूम से बाहर जाए। क्या मैंने आपको यहाँ बुलाया था? उद्धरण चिन्ह। अंश के बार बार बुलाने पर हीर जब उसके पास नहीं आई तो अंश ने अपना फोन बेड पर पटका और बेड से उठकर जैसे ही हीर की तरफ बढ़ा, हीर जल्दी से उठकर वॉशरूम के अंदर भाग गई। अंश ने हीर के वॉशरूम का डोर पीटते हुए कहा, हीर, मैंने कहा बाहर निकलो। उद्धरण चिन्ह। अंदर से हीर ने आवाज देते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं आ रही, और वैसे भी यह आपका रूम नहीं है जिसकी मास्टर की आपके पास होगी। यह मेरा रूम है, तो आप वॉशरूम के अंदर भी नहीं आ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन अंश बोला, क्या तुम पूरी रात वॉशरूम में रहने वाली हो? क्योंकि यह तो तुम भूल जाओ कि मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ, इसलिए चुपचाप बाहर निकलो। उद्धरण चिन्ह। हीर ने अंदर से ही जवाब दिया, नहीं, मैं तब तक आ नहीं आऊंगी जब तक कि आप यहाँ से चले नहीं जाते हैं। हमेशा आपकी मनमानी नहीं चलेगी। उद्धरण चिन्ह। अब वाकई में यह अंश का रूम तो था नहीं जहां पर वह मास्टर की का इस्तेमाल करके वॉशरूम में चला जाए, इसीलिए उसने गहरी सांस ली और हीर से कहा, ठीक है, जा रहा हूं मैं यहाँ से। अब तुम्हें चाहे पूरी रात अंदर रहना है, रहो। उद्धरण चिन्ह। हीर को अंदर से ही अंश के कदमों की आवाज आई। उसने खुद से ही कहा, लगता है ये चले गए। फिर भी मैं थोड़ी देर यहाँ वेट करती हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि मुझे बुद्धू बना रहे हों। उद्धरण चिन्ह। हीर वही दरवाजे के पास बैठ गई और बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी। जब काफी देर तक उसे बाहर से कोई आवाज नहीं आई तब उसे तसल्ली हो गई कि अंश वाकई उसके रूम से चला गया है। इसीलिए वह खड़ी हुई और धीरे से उसने वॉशरूम का डोर ओपन किया। फिर अपना सिर बाहर निकालकर उसने आसपास देखा तो अंश उसे कहीं नजर नहीं आया। हीर ने वॉशरूम का डोर ओपन किया और एक ठंडी आह भरते हुए कहा, थैंक गॉड, ये यहाँ से चले गए, वरना पूरी रात मैं वॉशरूम में कैसे रहती। हीर अपने आप से ही बात करते हुए वॉशरूम से बाहर आई, तभी अंश ने उसे कमर से पकड़कर उठा लिया। हीर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दरअसल अंश वहां से गया नहीं था, वह वॉशरूम की साइड वाली वॉल से सटकर खड़ा होकर हीर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। हीर अपने हाथ पैर चलाते हुए अंश को छोड़ देने के लिए कह रही थी, अंश, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला?
आप तो चले गए थे ना। पर अंश उसे बैग की तरफ लेकर आया और उसे बैग पर पटक कर उसके ऊपर आते हुए बोला, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि तुम्हें बाहर निकालने का सिर्फ यही तरीका था। उद्धरण चिन्ह। अंश ने हीर के दोनों हाथों को उंगलियों में अपनी उंगलियां फुसाए और उसे बैग पर प्रेस करते हुए कहा, अब यहाँ से जाकर दिखाओ। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। उद्धरण चिन्ह। हीर ने बड़े ही क्यूट एक्सप्रेशन के साथ कहा, आप ही तो मनमानी करते हो ना, तो मुझे तो हिम्मत दिखानी ही थी ना। हीर की बात सुनकर अंश ने उसके दोनों हाथ ऊपर किया और फिर हीर की गालों को कसकर पकड़ते हुए एक शरारती स्माइल के साथ कहा, तो मेरी बीवी बड़ी हिम्मत वाली बनना चाहती है। तो चलो, आज थोड़ी सी हिम्मत और दिखाओ और आज पूरी तरह से मेरी हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। हीर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। आप हर बात को वहीं क्यों ले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अंश ने स्माइल करते हुए कहा, ताकि तुम्हें याद दिलाऊं कि हमारी शादी को अब इतना वक्त हो चुका है। तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें पूरी तरह से मेरी बीवी बन जाना चाहिए। आखिर मेरी भी तो कुछ डिजायर्स है ना, तो मैं भी अपने आप को कब तक रोकूं। उद्धरण चिन्ह। अंश उससे ये सब बातें किए जा रहा था, वहीं हीर की तो शर्म के मारे हालत ही खराब हो रही थी। धीरे धीरे उसका चेहरा लाल होने लगा, जो अंश को बड़ा ही प्यारा लग रहा था। उसने झुककर हीर के फूले हुए गालों पर किस किया और कहा, अब कब तक शर्माओगी ऐसे बीवी। कभी ना कभी तो ये होना नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। हीर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, कम से ऐसी बातें मत कीजिए ना। आपको तो शर्म नहीं आती, मुझे तो आती है। अंश ने हीर की गुलाबी हो चुकी गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तो तुम भी थोड़ी सी बेशर्म हो जाओ, फिर तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अंश की ऐसी बातें सुनकर हीर का तो मन हो रहा था कि वह किसी कोने में जाकर छिप जाए, क्योंकि अंश तो ऐसी बातों से बाज ही नहीं आ रहा था। अंश की ऐसी बातें हीर के दिल में एक अलग ही तरह की गुदगुदी पैदा कर रही थी, जिसे बर्दाश्त करना हीर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। वहीं अंश हीर के फेस एक्सप्रेशन से ही समझ गया था कि उसकी इनोसेंट सी बीवी कैसा फील कर रही है। उसकी भी धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज हो गई थी। अंश हीर को लेकर पलट गया और उसे अपने ऊपर कर लिया। जैसे ही हीर उसके ऊपर से उठने लगी और अंश ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। उद्धरण चिन्ह। हीर को अंश का ये डोमिनेटिंग बिहेवियर कभी कभी बहुत परेशान कर देता था, इसीलिए अब वह चाहकर भी उससे दूर नहीं हो सकती थी। अंश ने हीर के बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, चलो तुम्हारी शर्म दूर करने के लिए कुछ करते हैं। उद्धरण चिन्ह। हीर ने सवालिया नजरों से अंश की तरफ देखा, तो अंश ने कहा, चलो तुम मुझे आज किस करो। अंश की बात सुनकर हीर की आंखें एकदम बड़ी हो गई। वह अटकते हुए बोली, मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ, मैं तो करता हूँ ना, और तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो, चलो शुरू हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। हीर ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं करना और अब आप मुझे जाने दीजिए।